सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के टॉप 50 क्वेश्चंस। ये टॉप 50 सीरीज हमने प्रैक्टिस बैच नाम से आपकी चलाई थी और 2025 के लिए प्राइमरीली हमने टारगेट करा था। बट उस टाइम पे कुछ प्रोटेस्ट वोटेस्ट इन सारी चीज़ों के चलते सर्टेन चैप्टर्स थे जो कि रह गए थे और मुझे लगा कि ये मेरी मौलिक जिम्मेदारी है, एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये मान सकते हैं कि मैं इस चैप्टर को भी कंप्लीट करूं। जो जो चैप्टर्स रहते हैं, जैसे एडजेक्टिव रहता है उसको हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद एडवर्ब है और कंजंक्शन है। ये तीन बड़े चैप्टर्स हैं। इसके अलावा लास्ट टाइम हमने जो वर्ब चैप्टर कराया था उसमें सिंगल चैप्टर के अंदर हमने बहुत मतलब वर्ब चैप्टर सिंगल के अंदर ही मॉडल्स, मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट तीनों कवर करा दिए थे। तो मे बी हम कोशिश करेंगे कि उन तीनों को भी हम अलग अलग फॉर्म में डालें, यानी कि वर्ब, बेसिक वर्ब अलग, मॉडल वर्ब अलग और नॉन फाइनाइट वर्ब अलग। तो यही प्रयास है। अब देखते हैं एक बारी कितना हो पाएंगी चीज़ें। कोशिश यही है कि टाइम से आपकी कर देंगे। सिलेक्शन सीरीज देखते रहिए और सिलेक्शन सीरीज के बाद में ये जो क्लास है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपने सिलेक्शन सीरीज नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, और बाकी अगर आपने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश नहीं देखे तो वो भी देख लेना, क्योंकि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश अगर आप देख लोगे तो सेंटेंसेस को ब्रेक करना, समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरुआत करते हैं। द मोर सीनियर वॉज द पोजिशन, द मोर सीनियर द पोजिशन वॉज, more urgent became the need for discretion, decorum and restraint from premature disclosure। अब जैसे ही आप देखते हैं ना, ये आपने वो वाले स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे खूब। ये द प्लस द वाला स्ट्रक्चर आता है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और फिर आपका पूरा सेंटेंस बनता है। इस सेंटेंस में यहाँ पे समटाइम्स इन्वर्जन भी लग जाता है और समटाइम्स आपका बिना इन्वर्जन के भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और इसके बाद में आपका फिर से आर्टिकल द आता है, फिर से कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है और उसके बाद में आगे जो भी सेंटेंस होता है वो लिखा जाता है। अगर हम इसी पैटर्न को देखें तो आप पाओगे कि द मोर सीनियर द पोजीशन वॉज। अब यहाँ पे ना दो चीजें आपको शायद हैं जो कि परेशान कर सकती हैं। ये सीजीएल 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। पहली चीज आपको ये लगेगी कि सर सीनियर तो अपने आप में कंपैरेटिव इन नेचर है, तो क्या इसके साथ मोर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सबसे पहले मैं एक बार यही चीज आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे आखिर हमें जरूरत पड़ेगी भी मोर की या नहीं पड़ेगी, या हम जबरदस्ती से बिना बात मोर को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूँ। मैंने लिखा राधिका इज सीनियर, या फिर राधिका इज मोर सीनियर टू हर सिस्टर। राधिका अपनी सिस्टर से ज़्यादा सीनियर है। देखो भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो आप पाओगे सीनियर का मतलब क्या है। मैं मान लीजिए ये एक्स है, दो लोग बना देता हूँ मैं आपके यहाँ पे, ये राधिका है और ये राधिका की बहन है। मैंने कहा ये सीनियर है तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, जूनियर है। तो सीनियर और जूनियर जब पहले से ही कंपैरिजन कर दे रहे हैं तो क्या सीनियर के साथ मुझे मोर लगाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मोर हम तब लगाते हैं जब हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने की जरूरत होती है, दो लोगों के बीच में तुलना करने की जरूरत होती है। लेकिन ये जो सीनियर शब्द है ये बाय डिफॉल्ट कंपैरिजन कर दे रहा है, और क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कंपैरिजन कर देता है इसीलिए यहाँ पे मोर नहीं आएगा। तो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इनके साथ में मोर का प्रयोग नहीं करते। साथ ही साथ में प्रेफर कर के साथ में हम नहीं करते हैं, प्रेफरेबल के साथ नहीं करते हैं। एक पॉइंट तो आपका ये आ गया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक होती ना तो फिर मामला बहुत सिंपल था। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि 2025 में चीज़ें बदल के आई हैं तो हो सकता है आगे भी आए, तो आपको थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना चाहिए। मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने लिखा राधिका वॉज, या राधिका नॉट वॉज, इज मोर सीनियर टू मी देन टू हर सिस्टर। अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो इस सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है, इस सेंटेंस में मैंने लिखा है कि राधिका इज मोर सीनियर टू मी। अब आपको लगेगा सीनियर है, सीनियर के साथ मोर नहीं आना चाहिए, आप काट दोगे।
लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा थमिए और रोकिए, ठीक है, अपने आप को। मैंने पहले क्या कहा था, ये मान लेते हैं राधिका है, ठीक है, एंड ये राधिका की बहन है। अब यहाँ पे एक तीसरी एंट्री और है, मेरी। अब यहाँ पे यहाँ क्या था कि एक सीनियर है और एक जूनियर है, काम ही चल गया, कोई मोर वगैरह की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ये जो राधिका है, ठीक है, ये सीनियर है नो डाउट, लेकिन ये दो लोगों से सीनियर है। ये जो उसकी सिस्टर है, हर सिस्टर उससे भी ज्यादा सीनियर है, और जो मैं हूं, ठीक है, ये मुझसे भी ज्यादा सीनियर है। अब मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूं कि देखो सीनियर तो है इससे भी और मुझसे भी, लेकिन दोनों में से किससे ज्यादा सीनियर है वो, मुझसे ज्यादा सीनियर है या अपनी सिस्टर से ज्यादा सीनियर है। यानी कि जैसे हायरार्की होती है ना, हायरार्की में 3 पोस्ट हैं, ये लेवल 1 की है, मान लो एक 2400 ग्रेड पे है, एक 2800 ग्रेड पे है, एक 4200 ग्रेड पे है, एक 4600 ग्रेड पे है, इस तरीके से होता है ना। अब मान लीजिए एक 4600 ग्रेड पे बैठा हुआ व्यक्ति, आप ये तो मानते हो ना कि ये सीनियर है, इस वाले से भी सीनियर है, इस वाले से भी सीनियर है, और इस वाले से भी सीनियर है। लेकिन मैं कंपेयर करूं, मान लो ये ए है, बी है, सी है और डी है, कि डी इज सीनियर टू सी, सी जो से सीनियर है। मैं ये भी कह सकता हूं कि डी इज सीनियर टू बी, डी इज सीनियर टू ए, लेकिन किस वाले से सबसे ज्यादा ये, तो आप कहोगे कि डी इज मोर सीनियर टू बी देन टू सी, यानी कि सी से भी सीनियर है लेकिन सी से थोड़ा कम है, और बी वाले से थोड़ा ज्यादा है। तो मोर सीनियर कहां पे है, बी। और अगर मैं बी और सी को, मतलब बी और ए को देखूं, ए, बी, सी और डी, एक बार देखना, तो अब आप यहां पे क्या पाओगे कि सर देखो, अगर मैं बी का और ए का कंपैरिजन देखूंगा डी से, तो मैं कहूंगा कि डी इज मोर सीनियर टू ए देन टू बी। अगर ए और बी से कंपेयर करें तो वो ए से ज्यादा सीनियर है और बी से थोड़ा कम है, क्योंकि बी के और उसके बीच का फासला सिर्फ 1 ग्रेड पे का है, लेकिन ए के और उसके बीच का फासला 2 ग्रेड पे का है। तो यहां पे कंपैरिजन इस तरीके से, तो सीनियर के पहले मोर लगाना इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली ओके। ये वाले केस में देखो हमने लगा दिया, तो ऊपर मोर गलत था लेकिन यहां पे मोर एकदम करेक्ट है। आप ऐसे मान सकते हैं कि ये इस वाले सेंटेंस में ये व्यक्ति वो है जो लेवल 3 पर है, ये मैं हूं जो कि लेवल 1 पर हूं, ये उसकी सिस्टर है जो कि कहीं ना कहीं लेवल 2 पर है। तो दिस इज द वे। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा, राधिका का एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा लगता है ये नाम आपको भी, है ना। राधिका इज करंटली द हेड द हेड ऑफ आवर कंटेंट टीम। अभी राधिका हमारे कंटेंट टीम की हेड है, ऐसा है नहीं, जस्ट एक इमेजिनरी एग्जांपल है, ठीक है। बट बट शी इज लुकिंग फॉर, शी इज लुकिंग फॉर अ सीनियर रोल, ऐसे लिखूं बेटा, या फिर लिखूं अ मोर सीनियर रोल, या रोल कह सकते हो या पोजीशन कह सकते हो, आप बताओ दोनों में से कौन सा आपके हिसाब से अच्छा, अ मोर सीनियर रोल। देखो जब भी हम पोजीशंस की बात करते हैं ना, कि कोई पोजीशन सीनियर है और कोई पोजीशन जूनियर है, तो पोजीशंस के केस में हम ये थोड़ी कहेंगे ये पोजीशन इस आदमी से ज्यादा सीनियर है किससे। पोजीशंस को सीनियर और जूनियर क्वालिफाई करते हैं, ये जूनियर पोजीशन है, ये सीनियर पोजीशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी सीनियर पोजीशंस होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी जूनियर पोजीशंस होती हैं, कई सारी होती हैं। तो आप एक बात बताओ, जो कि करंटली देखा जाए, करंट स्टेटस ये कहता है कि राधिका हमारी कंटेंट टीम की हेड है,
क्या ये जूनियर पोजीशन है या सीनियर? आप कहोगे कि राधिका ऑलरेडी एक सीनियर पोजीशन पर है। राधिका अगर हम प्रेजेंटली देखें तो कैसी पोजीशन होल्ड करती है? इसके पास में एक सीनियर रोल है, ना कि जूनियर। लेकिन इसको क्या चाहिए? और सीनियर रोल चाहिए, यानी कि जो एग्जिस्टिंग है उससे और ज्यादा। अगर और ज्यादा चाहिए तो मोर सीनियर वाला जो है ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मेरे भाई मान लीजिए आपने ये लगा दिया तो क्या सेंस बनेगा? अगर आपने ये वाला आंसर मार्क कर दिया तो इसका सेंस ये बनेगा कि जो हमारी कंटेंट टीम का हेड होना है ना, वो एक जूनियर रोल है। अगर मैं ये कह दूं ना कि देखो राधिका अभी हमारी कंटेंट टीम की हेड है, लेकिन वो एक सीनियर रोल ढूंढ रही है, तो इसका मतलब है कि अभी किस रोल पे? जूनियर रोल पे। तो क्या आपको लगता है किसी भी कंटेंट टीम का या किसी भी टीम का हेड होना जूनियर रोल होगा? नहीं। तो पहले से सीनियर है, इसका मतलब है कि मोर सीनियर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो आपने ज्यादातर लोगों ने अभी तक रट्टे मार रखे होंगे कि कहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है और कहाँ पे नहीं आती है, कि सीनियर के साथ नहीं आती है, फलाने के साथ नहीं आती है। तो आपको ये समझने की जरूरत है। अब आ जाते हैं सर अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, यहाँ पे भी तुम ये कह रहे हैं कि जितनी सीनियर पोजीशन होती जाती है उतनी ही ज्यादा नीड जो है वो अर्जेंट हो जाती है डिस्क्रिशन की, डिकोरम की और रिस्ट्रेंट की। यानी कि देखो, मान लो ये एक कंपनी है, मान लेते हैं कि इसके अंदर टोटल 9 रूल्स हैं। ठीक है, 9 रूल्स। रोल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। हमने मान लिया कि ये जो नीचे के 5 रोल हैं ये कैसे हैं? जूनियर। भाई जो 5 के ऊपर छठा रोल है, 7वां, 8वां, 9वां है, ये तो सीनियर में ही होंगे, और ये सारे के सारे कैसे हैं? सीनियर। ठीक है, सीनियर रोल या सीनियर पोजीशंस, मानते हो? अब देखो, जब बंदा इस पोजीशन पे है तो भी सीनियर पोजीशन है, इस पोजीशन पे तो भी सीनियर पोजीशन है, इस पोजीशन पे भी सीनियर है। लेकिन जितनी ज्यादा सीनियर पोजीशन होगी, जो टॉप वाला है ना, सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा डिस्क्रिशन इसका अच्छा होना चाहिए, सबसे ज्यादा डिकोरम इसको मेंटेन करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा रिस्ट्रेंट इसको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि जितनी हायर पोजीशन उतना ही हायर बेसिकली जो जो भी बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जो भी है। यानी कि यहाँ पे ये जो सीनियर है ना कहीं इसका सेंस आ रहा है हायर वाला। तो इसका मतलब है सीनियर के साथ मोर मोर लगा सकते हैं, मतलब हायर होगा तो फिर कंपैरेटिव डिग्री मोर तो लगाएंगे नहीं। तो सीनियर का मतलब ये हाई पोजीशन। ठीक है, तो आप आसानी से ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर मोर चल जाएगा, तो द प्लस मोर एकदम करेक्ट है। फिर सीनियर आ गया, द पोजीशन, फिर उसके बाद में वर्ब आ गई वॉच। लेकिन जैसे अगली क्लॉज आई तो मोर के पहले द नहीं आ रखा है, मोर के पहले द नहीं आ रखा है, तो आर्टिकल द लग जाएगा। द मोर अर्जेंट, और भी ज्यादा अर्जेंट, बिकेम आपकी वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, और द नीड आपका सब्जेक्ट है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ये इन्वर्जन क्यों लगा दिया? यहाँ पे भी ऐसे लिख देना चाहिए था कि द मोर अर्जेंट द नीड बिकेम। अब इसलिए नहीं, इसलिए ऐसा नहीं किया है क्योंकि देखो नीड के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है अपनी फॉर, और फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डिस्क्रिशन, डेकोरम एंड रिस्ट्रेंट, और रिस्ट्रेंट के साथ में प्रेपोजिशन आती है फ्रॉम, और जिसका ऑब्जेक्ट है प्री मेच्योर डिस्क्लोजर। आप कहोगे कि सर ये जो आगे का फॉर से लेके यहाँ तक का पार्ट है ये नीड से जुड़ा हुआ है। अगर नीड को मैंने सब्जेक्ट की तरीके से आगे लिख दिया होता तो इसका मतलब है कि सेंटेंस में ना ये जो बिकेम है और ये जो नीड है इसका रिलेशन टूट जाता है। तो समटाइम्स हम इन्वर्जन का यूज सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो सब्जेक्ट और वर्ब है उसका रिलेशन पर्टिकुलरली मेंटेन रहे। अगर सब्जेक्ट के साथ में कोई बहुत लंबा चौड़ा फ्रेज जुड़ रखा होगा तो नॉर्मली कई बार उसको हम क्या कर देते हैं, पीछे लिख देते हैं। जैसे एक एग्जांपल में इसका भी करा देता हूं आपको। मैंने लिखा ऑल्सो प्रेजेंट इन द मीटिंग, ऑल्सो प्रेजेंट इन द मीटिंग वर टू पीपल, रवि माई बेस्ट फ्रेंड एंड रोहित माई न्यूली या माई अदर फ्रेंड।
अब आप देखोगे ना भाई, जबकि मैंने बहुत लंबा कुछ लिखा नहीं है। ये जो टू पीपल है ना, कायदे से ये सब्जेक्ट है, लेकिन टू पीपल सिर्फ अकेला नहीं है। टू पीपल के साथ हमें रवि लिखना पड़ेगा, जिसके साथ माई बेस्ट फ्रेंड लिखना है, एंड रोहित लिखना पड़ेगा, जिसके साथ में माई अदर फ्रेंड लिखना है। तो फ्रेज इतना बड़ा है ना कि इसको अगर डायरेक्टली लिखेंगे ना, टू पीपल, रवि माई बेस्ट फ्रेंड एंड रोहित माई अदर फ्रेंड वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो ये थोड़ा सा ना वो सेंटेंस का फ्लो तोड़ देता है, और इसको लास्ट में लिखते हैं तो फ्लो बना के रखता है। दूसरा, कई बार इसलिए भी लिख देते हैं कि जैसे ऑल्सो हमने लिखा था ना, ये ऑल्सो भी किसी न किसी से यहाँ पे कनेक्टेड रहा होगा। तो कई बार इस तरीके के स्ट्रक्चर्स लिखना पॉसिबल होता है, जहाँ पे वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट आपका बाद में लिखा जाता है। सो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको ध्यान रख लेना है। कौन से पार्ट में एरर था इसमें? सो पार्ट ए में इसमें एरर था, एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे आगे सर। अगला आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, है ना। तो ग्रामेटिकल एरर है, अगेन वंस अगेन देखो, तो आफ्टर एक कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, हैड रेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और क्या पढ़ लिया था उसने? द टू फर्स्ट चैप्टर्स। अब देखो, जब भी हम नंबर्स को या न्यूमरल्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो वेन एवर वी एक्सप्रेस नंबर्स, ठीक है, तो नंबर्स को लिखने के आपके दो मेजर तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका आप उसको बोल सकते हैं ऑर्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। सो ऑर्डिनल, और दूसरा तरीका क्या होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल। जो ऑर्डिनल होते हैं ना, इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को बताना, ऑर्डर बोलें तो सीक्वेंस को बताना, ठीक है, सीक्वेंस को। जो कार्डिनल होता है ना, इसके दो काम होते हैं। सबसे पहले तो ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ की, नंबर बोले तो क्वांटिटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि किसी चीज़ की संख्या कितनी है, ठीक है। और दूसरा, ये भी सीक्वेंस को बता सकता है, ठीक है, सीक्वेंस को बता सकता है। बेटा ऑर्डिनल बोले तो ऑर्डिनल से हमारा क्या मतलब होता है? ऑर्डिनल से हमारा मतलब होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, ये सब ऑर्डिनल है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ईटीसी। और कार्डिनल बोले तो कार्डिनल से हमारा मतलब होता है 1, 2, 3, ईटीसी। अब जब हम ऑर्डिनल नंबर्स का यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसका यूज करते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स का, तो सामान्यतः स्ट्रक्चर ये बनता है कि द आता है, प्लस एक ऑर्डिनल आता है, ठीक है, और प्लस आपका नाउन आता है, ठीक है। और नॉर्मली नाउन आपका सिंगुलर फॉर्म में ज़्यादा रहता है, ठीक है। आगे, जब भी हम कार्डिनल का यूज़ करते हैं इस वाले सेंस में, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले नंबर लिखा जाता है और उसके बाद आपका नाउन आता है, और नाउन सिंगुलर आएगा या प्लूरल, ये डिपेंड करता है इस नंबर पे। 1 कार, 2 कार्स, 3 कार्स, 5 कार्स, ठीक है। तो पहले नंबर और उसके बाद नाउन। लेकिन जब कार्डिनल नंबर अगर हमें सीक्वेंस दिखाते हैं तो ध्यान देंगे, सबसे पहले नाउन आता है विदाउट आर्टिकल द, बिना आर्टिकल के नाउन आता है, और फिर कार्डिनल नंबर हम लिखते हैं, ठीक है। लाइक जैसे मैंने लिखा, द फर्स्ट डे या द फिफ्थ डे ऑफ आवर ट्रिप, हमारी ट्रिप का 5वां दिन, यानी सीक्वेंस को बता रहे हैं हम। तो हमने क्या लिखा? फिफ्थ लिखा। लेकिन अगर इसी चीज को मैं किस फॉर्म में लिखूं? कार्डिनल के हिसाब से, तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं कि डे 5 ऑफ आवर ट्रिप। बात दोनों में सेम कही है हमने, चाहे इसको ऐसे लिख दो, द फिफ्थ डे, या फिर डे 5। ध्यान देने की बात, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे फिफ्थ है, यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है। अब जो अगला पॉइंट बनता है ना इसमें, वो ये बनता है कि ठीक है जी, हमने ये कार्डिनल ऑर्डिनल लिखना सीख लिया, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर किसी सेंटेंस में कार्डिनल ऑर्डिनल हमें दोनों लिखने हो तो कैसे लिखेंगे? बोथ। अगर किसी नाउन के साथ दोनों लिखने हो, सबसे पहले अगर दोनों लिखने होंगे तो ऑर्डिनल क्या बताएंगे? सीक्वेंस। और कार्डिनल क्या बताएगा? संख्या, नंबर। यानी कि दो लोग सीक्वेंस बताएं, इसका तो कोई सेंस है नहीं, तो इसको इस वाले फॉर्मेट में तो यूज करेंगे नहीं, तो किस में करेंगे? नाउन के पहले वाले में। अब जैसे मान लीजिए, लाइक मैंने लिखा फर्स्ट, या फिर ऐसे लिख देते हैं, 2 फर्स्ट बॉयज। तो क्या लगता है आपको, ये सही है? मैं कहूँगा ये है एकदम गलत। भाई नंबर्स जो है ना, वो आपको नाउन के साथ लिखने हैं, ठीक है।
तो आपको हमेशा कैसे लिखना है, द पहले, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साथ ही साथ में, सबसे पहले आपको आर्टिकल लिखना है, उसके बाद में आपको ऑर्डिनल लिखना है, और उसके बाद में आपको कार्डिनल लिखना है, और तब जाके कहीं लास्ट में आपको नाउन को मेंशन करना है। तो आर्टिकल, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड देन नाउन। तो द फर्स्ट टू बॉयज, ध्यान देंगे नाउन इसमें इस वाले नंबर के हिसाब से आता है, जो कि ऑब्वियस ही बात है प्लूरल रहने वाला है, ठीक है। तो द फर्स्ट टू बॉयज इस तरीके से लिखेंगे। अगर ये बात समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए। द फर्स्ट टू चैप्टर्स लिखना है हमें, या टू फर्स्ट चैप्टर्स, आप कहोगे सर द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है द नोवेल, ठीक है। सो आफ्टर ही हैड रेड द फर्स्ट टू चैप्टर्स, कौन सा टेंस है यहाँ पे, पास्ट का परफेक्ट, क्योंकि ये आफ्टर से एक सबऑर्डिनेट क्लॉज थी, यहाँ पे अब मेन क्लॉज आ जाएगी, ही सब्जेक्ट है, फेल्ट आपकी वर्ब है, क्योंकि पास्ट चल रहा था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फील लाइक, लाइक आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। तो रीडिंग आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है यहाँ पे। रीडिंग व्हाट, तो रीडिंग का ऑब्जेक्ट आ जाएगा द बुक। एट प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है वन, सिटिंग, सिटिंग आपका नाउन है, और वन आपका यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, कार्डिनल नंबर। कौन से पार्ट में एरर है, आप कहोगे सर इस वाली पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपका, द वर्क ऑफ एन एजुकेटेड फार्मर इज फार इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ अ प्रोफेसर। सबसे पहले जो आपको बात ध्यान देनी है, सेंटेंस को पूरा ब्रेक करते हैं। द वर्क आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ऑफ प्रपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है एन अनएजुकेटेड फार्मर, नाउन है, एडजेक्टिव है और आर्टिकल है। फार्मर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल सही है, क्योंकि अन में वॉवल साउंड है, इसीलिए आर्टिकल एन सही है आपका, ठीक है। आगे इज आपकी वर्ब आ जाती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फार इंपोर्टेंट, क्योंकि इज एक लिंकिंग वर्ब है, तो इंपोर्टेंट एडजेक्टिव है, इसके लिए फार आपका एडवर्ब आ रखा है। अब जैसे ही आप देखेंगे ना, यहाँ पे देन आ रखा है, और देन को हम क्या बोलते हैं कि ये है एक कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, ठीक है जी। इसको क्या बोला जाता है, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। और अगर ये कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, इसका मतलब है कि ये हम कंपैरिजन करते हैं, तो इससे पहले जो भी एडजेक्टिव आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, तो आप कहोगे सर कंपैरेटिव फॉर्म में आएगा। अगर कंपैरेटिव में आएगा तो देखो, कंपैरेटिव बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो मोर लगा के बनाते हैं या ईआर लगा के बनाते हैं। मोर उन एडजेक्टिव्स में लगाते हैं जिनमें एक सिलेबल होता है, और जिनमें दो से अधिक सिलेबल होते हैं उनमें हम बेसिकली, हाँ, मोर उनमें लगाते हैं जिनमें दो से अधिक सिलेबल होते हैं, और ईआर उनमें लगाते हैं जिनमें एक सिलेबल होता है। दो सिलेबल वाले में कुछ में मोर लगता है तो कुछ में ईआर लगता है। इंपॉर्टेंट में अगर सिलेबल गिनेंगे, सिलेबल का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द में कितनी जगह पे वोवल दिए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितने वोवल हैं, कितनी जगह पे हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तीन सिलेबल है, दो से ज्यादा है, यानी कि मोर लगा के इसका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा। अगर मोर लगा के बनाना है तो किस में मोर लगाओगे, फार में कि इंपॉर्टेंट में, आप कहोगे सर फार तो एडवर्ब है और हमें तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे हमें मोर लगा देना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है। तो द वर्क ऑफ एन एजुकेटेड फार्मर इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन, यहाँ तक सही है। अब अगला पॉइंट आपको जो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है ना, दैट ऑफ अ प्रोफेसर, अगर मैं सिंपल एक प्रोफेसर कह दूं तो तुलना हो जाएगी प्रोफेसर की और अनएजुकेटेड फार्मर के काम की। हमें व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, उसके काम की तुलना किसी और के काम से, किसी के घर की तुलना करनी है तो उसके घर से करनी है, किसी जगह के मौसम की तुलना करनी है तो मौसम से करनी है, और जगह की करनी है तो जगह से करनी है। अब क्योंकि यहाँ पे अनएजुकेटेड फार्मर के काम की तुलना है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, दैट ऑफ। ये नाउन अगर प्लूरल होता है तो यहाँ पे क्या आता है, दोज ऑफ। ये सब कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में भी पढ़ाए हैं, और यहाँ पे भी आपके ये आते ही आते हैं, ठीक है। सो दैट ऑफ अ प्रोफेसर। तो बाकी कौन से पार्ट में एरर बना, आप कहोगे सर पार्ट बी में एरर है। एकदम डिटेल्ड ये आपका आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भैया अगला आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राइडर्स प्रोज which is meant to be popular loses nothing of its value by being compared with his contemporaries। अब जैसे ही आप देखते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ड्राइडस पोज, यानी कि ड्राइडस एक व्यक्ति है, उसकी जो प्रोज है उनकी बात कर रहे हैं, जो होता है ना कहानी, मतलब जो कविताएं होती हैं उनको बोल देते हैं, ठीक है। विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट ये प्रोज है। इज मींट,
जिसका विच इज मीन्ट मतलब किस लिए बनाई गई है, उनकी वैल्यू क्या है, टू बी पॉपुलर, उनको बेसिकली पॉपुलर होना है, मतलब पॉपुलर होने के लिए है वो। लूजेज, अब जैसे ही आप देखेंगे ना, लूजेज आपकी क्या है, वर्ब है, तो प्रोज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से सिंगुलर आपकी वर्ब आ जाएगी। लूजेज व्हाट, तो लूजेज का ऑब्जेक्ट हो जाएगा नथिंग। नथिंग ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है इट्स वैल्यू। अब हमने इट्स इसीलिए यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, प्रोज, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इट्स वैल्यू। और कैसे अपनी वैल्यू लूज नहीं करते हैं, तो बाई एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है बीइंग। किसी भी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। और बीइंग क्योंकि बी की फॉर्म है, तो इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई कंपेयर्ड। कंपेयर्ड के साथ में विथ आ जाएगा, क्योंकि ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव इसीलिए बनाया है क्योंकि प्रोज को कंपेयर किया जाता है। प्रोज किसी चीज को कंपेयर नहीं कर रही है, यानी उनको किया जाता है, कोई और करता है, कोई और करता है, तो पैसिव स्ट्रक्चर इसीलिए बाई बीइंग कंपेयर्ड। और किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो विथ आपका प्रेपोजिशन है, कंपेयर के साथ में विथ प्रेपोजिशन एकदम फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिज कॉन्टेम्पररीज। अब यहाँ पे भी देखें ना, तो कायदे से आपको लगेगा तो ऐसा कि सर यहाँ पे देन वगैरह तो है नहीं, लेकिन कंपैरिजन की तो बात है, कंपेयर्ड कराए, है ना। अगर कंपैरिजन की बात है, बेशक देन नहीं है, तो कंपैरिजन हमेशा कैसा होना चाहिए, लॉजिकल, यानी कि वस्तुओं का कंपैरिजन वस्तुओं से, और व्यक्तियों का व्यक्तियों से, स्थान का कंपैरिजन स्थान से, मौसम का कंपैरिजन मौसम से। अब हम एक बात बताइए, क्या हम ड्राइडस और उसके कॉन्टेम्पररीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर हम जो ड्राइडस की प्रोज हैं उनका कंपैरिजन उसके कॉन्टेम्पररीज की प्रोज से कर रहे हैं। अब आप पाओगे कॉन्टेम्पररीज का मतलब होता है समकालीन, समकालीन यानी कि, अब देखो हिज लिखा हुआ है तो किसके समकालीन, यानी कि ड्राइडस के। अगर मैंने इट्स यहाँ पे लिखा होता तो मैं समझ लेता कि जो जो ड्राइडर्स के प्रोज हैं उनके समकालीन, यानी कि उसके समकालीन जो प्रोज लिखे गए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो या तो मैं यहाँ पे इट्स करता, तो इट्स का मतलब हो जाता कि इस प्रोज का जो भी समकालीन था। देखो कॉन्टेम्परेरी चीजें, मतलब कॉन्टेम्परेरी पीपल भी हो सकते हैं और कॉन्टेम्परेरी थिंग्स भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर अपने इंग्लिश रामबाण की बात करता हूँ, तो इसके कॉन्टेम्परेरीज वो बुक्स हैं जो इस टाइम पे ग्रामर की बुक मार्केट में चल रही हैं, इंग्लिश रामबाण के कॉन्टेम्परेरीज हैं वो, ठीक है। लेकिन मैं अपने कॉन्टेम्परेरीज की बात करता हूँ, तो वो लोग जो इस टाइम पे इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश के टीचर्स मेरे कॉन्टेम्परेरीज हैं, और इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो मेरी रामबाण की कॉन्टेम्परेरीज हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन प्रोस से करवा रहा हूँ, तो या तो मुझे इसको इट्स कर देना चाहिए कि भैया जो भी उसके कॉन्टेम्परेरीज थी उससे, या दूसरा तरीका क्या है, आप ये कह सकते हो जैसा स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट में होता है वैसा ही स्ट्रक्चर हमें यहाँ लिखना चाहिए। जैसे आपने पिछले में देखा कि वहां पे था द वर्क ऑफ एन अनएजुकेटेड फार्मर, तो आगे हमने लिखा दैट ऑफ। ऐसे ही आपने वो वाले क्वेश्चंस देखे होंगे कि द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज हॉटर देन दैट ऑफ दिल्ली। दैट ऑफ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आगे क्लाइमेट ऑफ है। अब यहाँ पे ऑफ वाला स्ट्रक्चर तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, पजेसिव केस वाला। तो अगर यहाँ पे पजेसिव केस वाला स्ट्रक्चर है, तो क्या यहाँ पे पजेसिव केस नहीं लगा सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल लगाएंगे। तो आप चाहें तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ सकते हैं, बाई कंपेयर्ड विथ, बाई बीइंग कंपेयर्ड विथ हिज कॉन्टेम्परेरीज। कॉन्टेम्परेरीज पे एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी एस मिसिंग था, बाकी कुछ भी नहीं। दोबारा से हमें नाउन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे ये कह सकता हूं कि राम्स शर्ट इज ब्राइटर देन मोहन्स। मोहन्स यानी कि मोहन्स शर्ट, तो शर्ट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मोहन्स लिख दो। अब आप कहोगे सर अलग से एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कॉन्टेम्परेरीज में पहले से एस है, प्लूरल फॉर्म है, तो दोबारा एस नहीं लगाना है। आप कहोगे फिर सर यहाँ पे ड्राइडस में अलग से क्यों आ गया, क्योंकि भाई साहब ड्राइडस एक व्यक्ति का नाम है, और अगर एक व्यक्ति का नाम हो और बेशक एस पे एंड होता हो, तो आगे एस लगाना ऑप्शनल होता है। हम चाहें तो एस लगा सकते हैं और हम चाहें तो एस ना भी लगाएं तो काम चल जाता है। नाउन चैप्टर सिलेक्शन सीरीज के अंदर जो मैंने पढ़ाया है वहां पे आपको ये बात मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है। तो बहुत क्लियर बात यह है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा, तो सी पार्ट में एरर होगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो वैसे एडजेक्टिव का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसमें कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट है, एंड बिकॉज डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम पढ़ाते हैं एडजेक्टिव के दौरान, इसीलिए इस क्वेश्चन को एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर रखा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है, ही इज नॉट ओनली सीनियर देन मी। अब आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सीनियर के साथ में जब हम किसी व्यक्ति से डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो सीनियर टू लिखा जाता है, ना कि देन, ठीक है। सो सीनियर टू समबडी होता है, जूनियर टू समबडी होता है, ठीक है। तो सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू, ये वर्ड्स आते हैं इनके साथ में, सुपीरियर टू,
इसके अलावा आप पाओगे कि प्रेफरेबल के साथ टू आता है, प्रेफर के साथ टू आता है, तो आप कहोगे ही सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है। नॉट ओनली आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है जिसका पेयर होता है बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ में बेसिकली सीनियर लिख रखा है ना, टू मी इन एज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर। अब देखो कायदे से देखा जाए तो ये जो नॉट ओनली है ना, इसको भी हमें मी के बाद लगाना चाहिए, यानी कि नॉट ओनली को कहाँ लगाना चाहिए, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए, ही इज सीनियर टू मी नॉट ओनली इन एज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। क्योंकि अगर बट ऑल्सो का प्रयोग इन प्लस ऑब्जेक्ट के पहले किया गया है, तो नॉट ओनली का प्रयोग भी इन प्लस ऑब्जेक्ट के पहले किया जाना चाहिए। तो नॉट ओनली का यहाँ पे लिखना ज़्यादा लॉजिकल है। जब हम कंजंक्शन के क्वेश्चंस आपको कराएंगे या सिलेक्शन सीरीज में कंजंक्शन आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे ये बात आपको पढ़ाई जाएगी कि किस तरीके से सेम रैंक स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। तो एक एरर तो आपका ये है कि यहाँ पे देन की जगह टू आएगा। दूसरा ये भी है कि नॉट ओनली का प्रयोग मी के बाद किया जाएगा, ना कि सीनियर के पहले, क्योंकि सेम रैंक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर बट ऑल्सो के आगे एक एडजेक्टिव नहीं है, तो नॉट ओनली के आगे भी एक एडजेक्टिव नहीं चाहिए जो इसके साथ में है इन टर्म्स ऑफ, वैसे ही यहाँ पे होगा इन एज। ठीक है, आगे देख लेते हैं कौन से पार्ट में एरर बना सर जी, ए पार्ट में। इन प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है टर्म्स, ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर, जिसमें से एक्सपोजर आपका नाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव है, और हिज आपका पजेसिव केस है, एंड कंजंक्शन है। दो ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया है, सो अथॉरिटी, और कैसी अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफर्स अ थॉरोली गोइंग क्रिटिक ऑफ कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल पैराडिज्म्स। द आर्टिकल सब्जेक्ट है, ऑफर्स आपका वर्ब है। अब जैसे आप देखेंगे ना, ये आपका एक एडजेक्टिव होता है थॉरो गोइंग। थॉरो गोइंग का मतलब होता है जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जो होलिस्टिक होता है। सो थॉरोली गोइंग कुछ नहीं होता है, आपको सिंपल याद रखना है कि थॉरो गोइंग आपका एक एडजेक्टिव होता है। थॉरोली अगर लिख देंगे तो वही आपका, तो थॉरो गोइंग ये आपको लिखना है, ना कि थॉरोली गोइंग। ठीक है, सो क्रिटिक आपका नाउन है और थॉरो गोइंग आपका एडजेक्टिव है, और ए आपका आर्टिकल है। ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है कॉन्टेम्परेरी एजुकेशनल पैराडिज्म्स। तो पैराडिज्म्स आपका नाउन है, एजुकेशनल एडजेक्टिव है, और कॉन्टेम्परेरी भी एडजेक्टिव है। समटाइम्स एक नाउन के लिए डबल एडजेक्टिव्स यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप पाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कौन से पार्ट में एरर है, तो बी पार्ट में एरर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It is an established fact that the transcendental American poets and philosophers who lived in the latter half of the 19th century were more influenced by Indian philosophy. अब जैसे ही आप देखेंगे ना, it is आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, an established fact, fact आपका नाउन है, एडजेक्टिव है, और आर्टिकल है। ये पूरा का पूरा मिलकर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अगर आपको स्टिल डाउट रहता है ना कि सर ये कॉम्प्लीमेंट क्या है और बाकी सब चीज़ें क्या है, कैसे पता करते हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी वीडियो सजेस्ट करूंगा भाई। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है ना, सो यार हाईली रिकमेंड करूंगा कि यार आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मतलब वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखोगे, ओके अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, अगर बेसिक्स के मामले में बात करोगे आप तो। ठीक है, इससे बढ़िया बेसिक्स की शायद कोई वीडियो आपको ना मिले पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, तो बस आपको सर्च करना है क्या, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश सर्च कर लेना, या बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बाय प्रशांत सर, सीधा सर्च कर लेना भाई साहब, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। क्या लिख दिया मैंने, बेसिक्स ऑफ डीएन, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बाय प्रशांत सर, ऊपर ही सजेशन में आएगा। ठीक है, तो ये जो 2.0 वाली वीडियो है, आई एम टॉकिंग अबाउट इट, ये 1.0 वाली भी बहुत अच्छी थी, और इस पर भी आप देखोगे 24 लाख से ऊपर व्यूज़ हैं। ठीक है, बट ये क्योंकि पिछले साल की है और ये अपडेटेड है, 17.5 घंटे की वीडियो ज़रूर आपको लगेगी, लेकिन बिलीव मी यार, आपको वर्थ इट फील होगा। हो सकता है आपको पेस थोड़ी स्लो लगे, तो 1.5x पे या 2x पे, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो उसी स्पीड पे देख लेना। ठीक है, इवन जिस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं, इसमें भी अगर आपको लगता है कि पेस थोड़ी कम है, तो जो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो आप वैसे देखिए, लेकिन आप देखना आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, दैट आपका कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन है इस फैक्ट नाउन को डिफाइन करने के लिए। जनरली द फैक्ट दैट ये आपका बहुत अक्सर करके यूज होता है, और इससे आपकी काफ़ी जगह पे हेल्प भी होगी, है ना। दैट द ट्रांसीडेंटल अमेरिकन पोइट्स, नाउन है, एडजेक्टिव है, एंड फिलोसोफर्स, पोइट्स एंड फिलोसोफर्स, नाउन एंड नाउन। ठीक है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, लिव्ड आपकी वर्ब है। ठीक है, और कब लिव करे थे, तो इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। द लेटर हाफ का मतलब है जो बाद वाला हाफ था। ठीक है,
तो द लेटर हाफ यानी बाद वाला हाफ जो था 19th सेंचुरी का। वर आपकी वर्ब है, क्योंकि पोइट्स एंड फिलोसोफर्स प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे तो वर प्लूरल वर्ब सही है। वर इन्फ्लुएंस्ड, अब ये अगर मैंने यहाँ पे देखा कि बीच में मोर लगा रखा है, भाई हम मोर का प्रयोग कब करते हैं? जब कंपैरिजन की जरूरत हो। क्या हम किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं? मैं तो सिंपल यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो लेटर हाफ था 19th सेंचुरी का, इसके जो अमेरिकन पोइट्स थे और फिलोसोफर थे, वो इन्फ्लुएंस्ड थे किससे? इंडियन फिलोसफी से। क्या यहाँ पे कोई कंपैरिजन है? आप कहोगे नहीं है। अगर कोई कंपैरिजन नहीं है तो मोर को लगाना यहाँ पे एकदम इलॉजिकल है, लॉजिक लेस है, तो आप कहोगे सर सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये सी पार्ट में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मोर का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर हाँ, अगर आपको यह कि नहीं नहीं मुझे मोर का प्रयोग करना है, तो आप लिख सकते हो मोर इन्फ्लुएंस्ड बाई इंडियन फिलोसफी देन डैश डैश डैश, जो भी आप लिखना चाहें आगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर पाओगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नॉट ओनली द मिनिस्टर बट ऑल्सो द ब्यूरोक्रेट्स हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ मैनिपुलेटिंग द प्रेजेंटेड डाटा इन द इकोनॉमिक सर्वे टू अलाइन विद पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स। अब जैसे ही देखोगे सेंटेंस का सब्जेक्ट है नॉट ओनली द मिनिस्टर बट ऑल्सो द ब्यूरोक्रेट्स। जब भी दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है तो ऐसे केस में वर्ब जो है वो पास वाले सब्जेक्ट से एग्री होती है, तो आपका हैव के हिसाब से आएगी। एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में अक्यूज्ड, यानी कि बी प्लस बी थ्री, यानी कि पैसिव सेंस है, क्योंकि उनको अक्यूज किया गया है। अक्यूज के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ आती है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी मैनिपुलेटिंग। क्या चीज मैनिपुलेट कर रहे हैं? तो यहाँ पे लिखा है द प्रेजेंटेड डाटा। अब आपको एडजेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम कोई नाउन लिखते हैं, ठीक है, तो नाउन के हम इधर भी एडजेक्टिव लिख देते हैं, ठीक है। और समटाइम्स आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एक नाउन है और इसके इधर भी एडजेक्टिव लिख सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से एडजेक्टिव्स आपके लिखे जा सकते हैं। ये वाली जो पोजीशन होती है सामान्यतः इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव पोजीशन, सॉरी पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन, ठीक है। तो पोस्ट पॉजिटिव जो नाउन के जस्ट पीछे आती है और एट्रीब्यूटिव जो नाउन के पहले आती है। अगर आप इसको देखोगे, अब कई बार तो क्या होगा ना कि चीज़ें आपके लिए सिंपल रहेंगी कि नॉर्मली एट्रीब्यूटिव पोजीशन में आपका आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समटाइम्स क्या होगा, मान लीजिए कि एक नाउन आया है बेटा, ठीक है, और एक आपका एडजेक्टिव आया है, दोनों चीज़ें आई हैं, लेट्स अज्यूम, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। अब इसके आगे मान लीजिए कोई फ्रेज है, क्लॉज है, जो भी है, कोई फ्रेज है, स्पेशली कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अगर ऐसा इसके साथ में आया हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर ये वाला फ्रेज संबंधित है इस एडजेक्टिव से, तो हमें ध्यान रखना है कि पहले नाउन लिखा जाएगा और फिर आपका एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग इस फ्रेज के पास में किया जाएगा। और मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसे है कि ये जो फ्रेज है इट इज रिलेटेड टू दिस नाउन, तो ऐसे केस में पहले आपका एडजेक्टिव लिखा जाएगा एंड देन आपका नाउन, यानी कि जो नाउन है ये एडजेक्टिव के मतलब ये इस फ्रेज के पास रहेगा। इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये रहता है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी एक चीज और आपको जो समझनी है, बहुत सारे आपके वर्ब होते हैं, आपको पता ही है। वर्ब की 3-4 फॉर्म होती हैं आपकी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसके अलावा आईएनजी फॉर्म, और इसके अलावा वर्ब की जो एस या ईएस वाली फॉर्म होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में मैं बताता हूँ आपको, और अगर आप नॉन फाइनाइट आपने पढ़ा हुआ है मेरे से तो वेल एंड गुड, नहीं भी पढ़ा है तो बेसिक्स में इतना तो मैंने बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब 3 होती हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव जो होते हैं 2+V1 को बोलते हैं, खास करके वो नाउन का या फिर समटाइम्स पर्पस एडवर्ब का काम करता है। जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं और वो हमेशा नाउन का काम करती है। तीसरा जो होता है वो होते हैं पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स सामान्यतः एडजेक्टिव होते हैं, हालांकि जरूरत पड़ने पर समटाइम्स वो एडवर्ब के तरीके से भी काम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मानते हैं कि एडजेक्टिव्स होते हैं। पार्टिसिपल दो होते हैं, एक होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनने वाला और एक होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनने वाला। आईएनजी फॉर्म से बनने वाला पार्टिसिपल सामान्यतः एक्टिव मीनिंग कन्वे करता है और थर्ड फॉर्म से बनने वाला सामान्यतः पैसिव मीनिंग कन्वे करता है। ये आपकी बेसिक कुछ जानकारियां हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से अब हम क्या सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? यहाँ से हम ये सीखना चाहते हैं जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे कि प्रेजेंट है मेरे भाई, प्रेजेंट अपने आप में एडजेक्टिव भी और वर्ब भी है। जैसे प्रेजेंट है वैसे ही एब्सेंट भी है, ठीक है। जैसे
प्रेजेंट है वैसे ही ओपन भी है, क्लोज भी है, एंड इसके अलावा आपका कंप्लीट भी है, ईटीसी। यह ऐसे शब्द हैं कि ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव भी हैं। ठीक है, अच्छा, एडजेक्टिव तो है ही, साथ ही साथ में ये वर्ब भी हैं। अब क्योंकि ये वर्ब हैं, इसका मतलब है इनसे आपकी थर्ड फॉर्म जो है वो भी होती होगी, जैसे कि प्रेजेंटेड, एब्सेंटेड, ओपनड, क्लोज्ड, कंप्लीटेड। तो आप पाओगे कि जो थर्ड फॉर्म है ये पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव का भी काम करेगी। पार्टिसिपल बोले तो एडजेक्टिव का भी काम करेगी, क्योंकि ये एडजेक्टिव या पार्टिसिपल का भी काम कर ही रही है। इसका मतलब है कि एक धर्म संकट समटाइम्स आ सकता है कि सर ये वाला एडजेक्टिव लगाऊं और या फिर ये वाला एडजेक्टिव लगाऊं। तो आपको ध्यान रखना है, जो एडजेक्टिव बेस फॉर्म में होता है, बेस फॉर्म वाला, ठीक है, ये एडजेक्टिव हमें तब लगाना चाहिए जब हमें एक्टिव सेंस चाहिए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी स्टेटिव सेंस चाहिए। किसी स्टेट की जब हम बात करते हैं तो हमें ये लगाना चाहिए। और ये वाला जो थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव है ये हमें तब लगाना चाहिए जब हमें पैसिव सेंस चाहिए। ठीक है, पैसिव सेंस चाहिए। ठीक है, जैसे दिस इज अ कंप्लीट बुक। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बुक को कंप्लीट किया गया है। दिस इज अ कंप्लीट बुक का मतलब है बुक है और ये पूरी है, अपने आप में कंप्लीट है, कोई पैसिव स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि इसको कंप्लीट किया गया है, और ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे एक सेंटेंस ऐसे लिख दूं, दिस इज अ कंप्लीटेड टास्क, दिस इज अ कंप्लीटेड टास्क, सेंटेंस ये भी करेक्ट है, लेकिन इसमें सेंस ये है कि ये वो टास्क है जिसको कंप्लीट किया गया है। तो ऐसे ही अगर मैं कहूं कि प्रेजेंट सिचुएशन, तो वो सिचुएशन जो मौजूदा है उसको प्रेजेंट किया नहीं गया है। लेकिन मान लीजिए कि किसी चीज को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, यानी हमारे सामने पेश किया गया है। पेश करना, प्रेजेंट का मतलब होता है पेश करना। कोई चीज अगर पेश की गई है तो वहां पे हमें क्या लिखना चाहिए, प्रेजेंट या प्रेजेंटेड। आप कहोगे क्योंकि पेश किया गया है तो पैसिव स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंटेड कहना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं प्रेजेंट डाटा, तो प्रेजेंट डाटा का मतलब है वो डाटा जो अभी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टिंग डाटा। लेकिन अगर मैं कहता हूं प्रेजेंटेड डाटा, तो इसका मतलब है वो डाटा जिसको पेश किया गया है। अपने क्वेश्चन में प्रेजेंटेड डाटा लिखा हुआ है ना, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये सारी चीजें आपको समझाई हैं, बताई हैं। तो प्रेजेंटेड डाटा का मतलब होता है वो डाटा जो पेश किया गया है। गॉट माई पॉइंट। अब सामान्यतः एक चीज और ध्यान रख लेना, छोटी सी मेरी, जनरली ये जो पास्ट पार्टिसिपल वाले एडजेक्टिव अगर किसी नाउन के साथ आने हो तो नॉर्मली आप पाओगे कि नाउन के पीछे आते हैं। ये भी एक तरीका है, नॉर्मली मैक्सिमम, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं। जैसे प्रेजेंटेड डाटा ना कह के ना हम, सही रहेगा डाटा प्रेजेंटेड, इसका मतलब है द डाटा दैट वाज प्रेजेंटेड, वो डाटा जिसको प्रेजेंट किया गया था या किया गया है, द डाटा दैट हैज बीन प्रेजेंटेड। यानी कि नॉर्मली आप पाओगे कि जो प्रेजेंटेड वाला है ना, यानी कि जो ईडी फॉर्म वाले एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन के पीछे आते हैं ना कि पहले। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहाँ चला गया क्वेश्चन, ठीक है, तो एक बार आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दोनों सिचुएशंस हमें एक बार चेक कर लेनी चाहिए। पहली सिचुएशन आपके सामने ये क्रिएट हो रही है कि सर प्रेजेंट आना चाहिए या प्रेजेंटेड आना चाहिए। दूसरी सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है कि सर ये जो एडजेक्टिव है इसके आगे एक प्रपोजिशनल फ्रेज आ रखा है, इन द इकोनॉमिक सर्वे। तो आप क्या कहना चाहते हो, डाटा इन द इकोनॉमिक सर्वे, या फिर आप कहना चाहते हो डाटा जो कि प्रेजेंट किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, द डाटा प्रेजेंटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे। अब आप जनरली ये तो नहीं कहोगे द डाटा प्रेजेंट इन द इकोनॉमिक सर्वे, वो डाटा जो इकोनॉमिक सर्वे में उपस्थित है। उपस्थिति का जहां पर जनरली सेंस नहीं है, मैं ये कह सकता हूं कि वो डाटा जिसको प्रेजेंट किया गया है थ्रू द इकोनॉमिक सर्वे। यानी कि लग तो वो वाला सेंस रहा है, वो डाटा जिसको दिया गया है, वो डाटा जो पेश किया गया है, तो यानी कि प्रेजेंटेड तो ठीक है। अब अगर प्रेजेंटेड ठीक है तो भाई एक बात बताओ, इन द इकोनॉमिक सर्वे का सेंस किससे है, किससे रिलेशन है, तो आप कहोगे सर इस प्रेजेंटेड से।
तो भैया एक काम कर लीजिए कि इस प्रेजेंटेड को डाटा के बाद लिख दीजिए, यानी कि आप लिखिए द डाटा प्रेजेंटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे। तो हम कह सकते हैं कि मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स उनको अक्यूज किया गया है कि उन्होंने मैनिपुलेट किया है द डाटा प्रेजेंटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे। वो डाटा जिसको प्रेजेंट किया गया था इकोनॉमिक सर्वे में, उसको प्रेजेंट किया है। क्यों प्रेजेंट, मतलब क्यों उसको मैनिपुलेट किया है? टू अलाइन, जिससे कि वो अलाइन कर पाए विथ पॉलिटिकल इंटरेस्ट। पर्पज बता रहा है 2+B1। तो द डाटा प्रेजेंटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे, ये आपका सही तरीका बन जाएगा। अच्छा, एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि आप यहाँ पे ना द डाटा प्रेजेंटेड की जगह पे प्रेजेंट डाटा बोलें, यानी कि जो मौजूदा डाटा है, जो आज का डाटा हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट डाटा होता तो उसमें हो सकता है वो शुरुआत में भी आ जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी। ग्रुप में तो है ना, तो ओटीपी वाले में दे दियो, आ जाओ भाई। तो भाई आ गया समझ में? देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसा था कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा था थ्रू दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपका पूरा रिवीजन हो गया होगा इसके थ्रू। कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ये जो सीरीज़ है ना, मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग को लेके कंसर्न नहीं हूँ कि यार इतने घंटे की वीडियो जाए कि कम में जाए कि ये। मैं चाहता हूँ कि ना आपको सीखने को मिले और बढ़िया सीखने को मिले। आ जाइए। लिटिल डिड द कमिटी नो अबाउट द लाइबिलिटीज हिडन व्हेन इट अप्रूव्ड द मर्जर लेट लास्ट क्वार्टर। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड होता है। जब भी किसी नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, यानी कि इन्वर्जन का प्रयोग होता है। तो लिटिल डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कमिटी आपका सब्जेक्ट है, अबाउट प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द लाइबिलिटीज हिडन। अब देखो नॉर्मली हमने क्या बताया था कि जब भी एक एडजेक्टिव हो और साथ में एक नाउन हो, तो आप ये देखिए कि पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन, यानी कि नाउन के बाद एडजेक्टिव तब लिखते हैं जब इसके बाद में जो लिखा है अगर वो एडजेक्टिव से संबंधित है। यहां देखेंगे, यहां तो एक पूरी क्लॉज लिखी है व्हेन इट अप्रूव्ड। तो क्या ये हिडन से संबंधित है? आप कहोगे नहीं है। अगर ये हिडन से संबंधित नहीं है तो क्या मैं एडजेक्टिव को बाद में लिखूं? द आंसर इज नो। हमें एडजेक्टिव को बाद में तभी लिखना है जब एडजेक्टिव से रिलेटेड आगे कुछ लिख रखा हो, तो हमें लिखना चाहिए द हिडन लाइबिलिटीज, द हिडन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज व्हेन इट अप्रूव्ड द मर्जर। जब इसने अप्रूव किया, इट यानी कि कमिटी मर्जर को अप्रूव किया था लेट लास्ट क्वार्टर के अंत में लगभग, ठीक है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है? आप कहोगे सर इस वाले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। सी वॉज एज प्रिटी एज इफ नॉट प्रिटियर देन एनी गर्ल एट द पार्टी। अब जैसे ही आप देखेंगे सी सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है। अब प्रिटी क्योंकि एडजेक्टिव है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो जब भी हमें दो चीजों को कंपेयर करना होता है तो कंपेयर करने के लिए तो देन का तरीका होता है। देन से तो हम बताते हैं कोई चीज किससे ज्यादा या कम है। लेकिन जब भी हम दो चीजों को इक्वल बताते हैं ना, तो इक्वल बताने के लिए हम सिमिली का प्रयोग करते हैं। सिमिली दो हो सकती है, एक एज एज और एक सो एज। सो एज वाली सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में आती है और एज एज वाली नेगेटिव अफर्मेटिव सब में आ जाती है। अब क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एज एडजेक्टिव एज, एज एज के बीच में हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, कभी भी कंपैरेटिव नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। इफ नॉट, कई बार हम इफ नॉट का प्रयोग तब करते हैं कि देखो वह उसके बराबर ही थी अगर प्रिटियर देन। अब देखो क्योंकि देन है तो देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी सही है। एनी गर्ल लिख रखा है। अब आपको ध्यान रखना है सी गर्ल है या नहीं है, भाई वो भी पार्टी में है। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं यूजिंग एज एज और देन, जब भी हम एज एज या देन की मदद से कंपैरिजन करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कंपैरिजन हमेशा और हमेशा दो सेपरेट चीजों में होता है। दो सेपरेट चीजों में होता है, इसका मतलब क्या है? कंपैरिजन दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में होता है। मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ जितने लड़के हैं उन सब से ज़्यादा सुंदर हूँ मैं, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जितने लड़के हैं उन सबसे ज़्यादा यहाँ लड़का तो मैं भी हूँ, और अगर मैं भी हूँ यानी कि मैं खुद से भी ज़्यादा सुंदर हूँ। तो आंसर इज नो। इसका मतलब है हमें हमेशा कहना चाहिए कि यहाँ मेरे अलावा जितने लड़के हैं उन सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ मैं, या उन सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ मैं, और वट एवर जो भी कहना चाहते हैं। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं, मान लो राधिका भी यहीं पे है,
लेट्स अज्यूम कि राधिका भी यहीं पे है, या मैं कहता हूं कि दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं राधिका उनसे खूबसूरत है। दुनिया में तो राधिका भी है, वो भी एक लड़की है, तो ये कंपैरिजन गलत हो गया। क्यों? इसका तो मतलब हो गया कि राधिका खुद से भी ज्यादा खूबसूरत है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हुआ कि हमें कहना चाहिए कि दुनिया में जितनी भी बाकी की लड़कियां हैं, बाकी की यानी राधिका के अलावा, उनमें राधिका सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मतलब उनसे ज्यादा खूबसूरत राधिका, ऐसे कहना चाहिए कि जितनी भी दुनिया की लड़कियां हैं उन जितनी भी दुनिया की लड़कियां हैं बाकी की जो हैं, तो जितनी भी बाकी की दुनिया की लड़कियां हैं उनसे ज्यादा खूबसूरत है राधिका। हालांकि सुपरलेटिव में उल्टा होता है, सुपरलेटिव में उसका शामिल होना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग हैं और मैं उन 10 में शामिल नहीं हूं, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि इन 10 में से मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ? अरे मैं 10 में हूं ही नहीं, तो इनमें से सुंदर कैसे हो गया? हाँ, अगर मैं अलग हूं तो मुझे कहना चाहिए इन 10 से ज्यादा सुंदर मैं हूं, यानी 10 अलग और मैं अलग। लेकिन अगर मैं भी उस 10 का हिस्सा हूं तो मुझे कहना चाहिए कि हम 10 में सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं। यानी कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री लगाएं या सिमिली लगाएं, तो हमें कंपैरिजन ऐसे करना है कि दो चीजें अलग अलग हैं। और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो इंक्लूजन दिखाना होता है। तो कंपैरेटिव में एक्सक्लूजन, सुपरलेटिव में इंक्लूजन। ठीक है, आ जाइए, आ जाते हैं। अब सी और एनी गर्ल लिखूंगा, तो एनी गर्ल में सी शामिल है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल शामिल है। अलग करने के लिए क्या करना है? अलग करने के लिए दो तरीके होते हैं। अगर प्रोनाउन में से अलग करना है तो जनरली एल्स लगाते हैं, और अगर नाउन में से अलग करना है तो जनरली अदर का प्रयोग करते हैं। तो गर्ल के पहले अदर का प्रयोग कर लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। एनी अदर गर्ल एट द पार्टी, जितनी भी दूसरी लड़कियां थी उन सबसे ज्यादा सुंदर थी। तो आप कहोगे कौन से वाले पार्ट में एरर है? सी वाले में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नो एथलीट इन द स्क्वाड इज मोर डेडिकेटेड देन रवि। अच्छा, रवि भी तो स्क्वाड का ही पार्ट है, रवि भी तो एक एथलीट है। अगर इफ आई से नो एथलीट, दैट मींस रवि इज ऑल्सो इंक्लूडेड। क्या ऐसा हो सकता है कि रवि को इंक्लूड करके रवि से ही कंपेयर कर दें? द आंसर इज नो। तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? आपको यहां पे भी अदर का यूज करना पड़ेगा। सो यू शुड से नो अदर एथलीट इन द स्क्वाड इज मोर डेडिकेटेड देन रवि हु ट्रेन्स ट्वाइस अ डे, जो कि 2 बार ट्रेनिंग करता है। कौन से पार्ट में एरर है? ये वाले में। ठीक है, पे तो गलती से अदर पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको अदर को गलती से जो लगा हुआ है, लेट अस रिमूव इट। नहीं, तो अपन हटा देते हैं, ये नहीं लगेगा। तो नो एथलीट इन द स्क्वाड वाला पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे enjoy वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। इफ कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है, हैव आपकी वर्ब है। इफ यू हैव व्हाट? अ वे विथ वर्ड्स, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, जिसमें अवे आपका ऑब्जेक्ट है, विथ प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है वर्ड्स। अ गुड सेंस ऑफ, इस कॉमा लगा के, गुड सेंस ऑफ, सेंस नाउन है, गुड एडजेक्टिव ए आर्टिकल, ऑफ प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है डिजाइन, एंड तीन चीजों को जोड़ रखा है, पहली कॉमा से जोड़ दी, दूसरी वाली आपकी एंड से। एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, एबिलिटी नाउन है, अगर एबिलिटी नाउन है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेशन तो खुद से नाउन है, तो क्या हमें कहना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नाउन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव हमें लिखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव। एबिलिटी, फिर यहाँ से मेन क्लॉज है, यू सब्जेक्ट है, मे हेल्पिंग वर्ब है, इंजॉय आपकी मेन वर्ब है। यू में इंजॉय वॉट, इंजॉय के साथ जनरली जीरंड आता है तो वर्किंग जीरंड है। इन प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द हाई प्रेशर वर्ल्ड, वर्ल्ड नाउन है, मतलब प्रेशर वर्ल्ड आप पूरा कंपाउंड नाउन कह सकते हैं, और हाई मतलब कितना प्रेशर? हाई प्रेशर। ठीक है, ऑफ प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग। कौन से वाले पार्ट में एरर बना मेरे भाई? आप कहोगे सर एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी वाले में। नेक्स्ट देखेंगे आगे। द मोर इट रेन्स, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, तो द मोर इट रेन्स, तो द वर्स बेसिकली बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है। द रोड्स बिकम, आप पाओगे सर बी वाला जो पार्ट है इसमें एरर है। आप में से कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि सर आर्टिकल द यहाँ नहीं लगा सकते ए पार्ट में, तो ए में एरर हो जाएगा, अगर यहाँ लगा दिया तो बी में एरर हो जाएगा। तो कहाँ पे लगाएं बेटा? एक बात बताओ, ये जो आर्टिकल द आपको यूज करना है, ये रेन के लिए लगाना है कि वर्स के लिए? आप कहोगे वर्स के लिए। तो जिस हिस्से में ये वर्स है, जो नया वर्ड हम ऐड करते हैं, वो जिस शब्द की वजह से हमें लगाना पड़ रहा है,
जिस पार्ट में वो शब्द है ना उसी पार्ट में एरर मार्क कर दो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वर्स वाले पार्ट में हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट आई प्रेफर द डैश। अब देखो दो तरीके के लेटर होते हैं, एक होता है ये वाला लेटर, ठीक है जी, ये भी एडजेक्टिव है, और एक होता है ये वाला लेटर, ये भी एडजेक्टिव है। आपको ध्यान रखना है सामान्यतः यह टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आता है, ठीक है, किसके कॉन्टेक्स्ट में आता है जी, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आता है। एंड ये वाला जो है सामान्यतः सीक्वेंस के आता है कॉन्टेक्स्ट में, किसके कॉन्टेक्स्ट में, सीक्वेंस के कॉन्टेक्स्ट में। ध्यान देंगे एक पॉइंट और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनल दे देता हूँ। नॉर्मली ये वाला जो लेटर है ये विदाउट नाउन जनरली हम यूज नहीं करते हैं। अगर विदाउट नाउन यूज करना भी होता है ना तो हम आर्टिकल द लगा के यूज करते हैं, द लेटर, ठीक है। तो ध्यान रखना जनरली यूज्ड एज नाउन और विथ नाउन, या तो नाउन के साथ आता है या खुद नाउन की तरह से काम करता है विथ आर्टिकल द के साथ में। ये कहीं भी आ जाता है जनरली, और ये ध्यान देंगे ये लेटर जो है ये एडवर्ब का भी काम कर सकता है, यू लेटर, बाद में मिलते हैं, ठीक है। और ये जनरली आर्टिकल ए के साथ में यूज किया जाता है, ठीक है। तो जनरली विथ आर्टिकल ए, जनरली विथ आर्टिकल। अब आ जाओ, सबसे पहले आर्टिकल द को देखते ही कह दोगे कि सर ये वाला लेटर तो नहीं आना चाहिए। लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लास्ट बेसिकली क्या है, अंतिम वाला होता है, और लेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो में से एक को चूज करना हो तो डबल टी वाले लेटर का प्रयोग करते हैं। अगर पहले वाले की बात करते तो द फॉर्मर द लेटर, द फॉर्मर द लेटर, ये ध्यान रख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। द ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज डिजाइंड टू मेक द कैपेबल एम्प्लॉइज ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एफिशिएंटली इन कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशंस। द ट्रेनिंग प्रोग्राम सब्जेक्ट वॉज आपकी वर्ब है, डिजाइंड आपका एडजेक्टिव मान सकते हैं, थर्ड फॉर्म भी मान सकते हैं, ठीक है। क्यों डिजाइन किया गया था, वाई इट वॉज डिजाइंड, टू मेक, पर्पज बता रहे हैं 2+B1 द कैपेबल एम्प्लॉइज ऑफ। अब देखो सबसे पहली बात है टू मेक द एम्प्लॉइज कैपेबल, एक तो ऑफ से देख सकते हैं, एम्प्लॉइज ऑफ हैंडलिंग या कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, आप पाओगे सर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग कहना आपका करेक्ट फ्रेज होता है। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो मेक वर्ब है इसके साथ भी एक सर्टेन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मेक आता है, इसके बाद में नाउन प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्ट आ सकता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बाद में सामान्यतः एक एडजेक्टिव, ठीक है। तो आप पाओगे कि सर मेक है, इसके बाद में मेक द एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज को क्या मेक करना है, कैपेबल, कैपेबल किस चीज़ के कैपेबल, हैंडलिंग ऑफ प्रीपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है हैंडलिंग, क्या हैंडल करना है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, और हाउ कैसे हैंडल करनी है, हाउ का रिप्लाई एफिशिएंटली एडवर्ब हो गया, इन प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशंस। कौन से पार्ट में एरर आ जाएगा, आप कहोगे इस वाले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। द रिपोर्ट वॉज मोर प्रेफरेबल टू द प्रीवियस वर्जन। आपको बताया था प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, इनके साथ में मोर का यूज नहीं करते हैं, देन का भी नहीं आता, टू का यूज होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। द रिपोर्ट सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, प्रेफरेबल एक एडजेक्टिव है, टू प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द प्रीवियस वर्जन, ड्यू टू एक प्रेपोजिशन होता है कारण बताने के लिए आता है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इट्स स्ट्रक्चर्ड लेआउट, लेआउट नाउन है, स्ट्रक्चर्ड आपका एडजेक्टिव है, और इट्स आपका पजेसिव केस है, ठीक है। एंड कंजंक्शन है, क्लैरिटी, लेआउट एंड क्लैरिटी ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है लैंग्वेज, किस चीज़ की क्लैरिटी, लैंग्वेज की क्लैरिटी, ठीक है। कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, आप पाओगे सर ई वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इज गोइंग टू मुंबई टू सी हर इल मदर, सी सब्जेक्ट है, इज आपकी, इज गोइंग टू आपका एक पूरा मतलब, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग टू आपकी मेन वर्ब है, मतलब सी हेल्पिंग, मतलब सी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आपकी मेन वर्ब है, टू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है मुंबई, कहाँ जा रही है, मुंबई, डेस्टिनेशन को बताने के लिए सामान्यतः टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। वाई क्यों जा रही है, तो पर्पज को बताने के लिए 2+V1। हर इल मदर, अब देखो इल एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसको हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज नहीं करना चाहिए,
देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स जिनको हमें नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ या तो प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज करना चाहिए और या फिर समटाइम्स पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इल मदर कहना, जितने भी आपके एक तो ये ए वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि अवेक हो गया, ठीक है, अवेक हो गया, अफ्लोट हो गया, अफ्रेड हो गया, जो ए वाले होते हैं। इसके अलावा आपका एडिक्टेड हो गया, ग्लैड हो गया, इल हो गया, वेल हो गया। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको सामान्यतः हमें प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज करना चाहिए या फिर पोस्ट पॉजिटिव में, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में, यानी कि जस्ट बिफोर नाउन इनको यूज नहीं करना चाहिए। नाउ अब आप देखेंगे मदर तो नाउन है, नाउन के पहले इल आ रखा है, तो ये तो गलत हो गया। पहला ऑल्टरनेटिव तो ये है कि इल को हम इस तरीके से लिखे ही नहीं, हमें इस तरीके से लिखना चाहिए, टू सी हर मदर हु इज इल, या तो ऐसे लिख दें। दूसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि क्यों ना इल की जगह पे हम एलिंग लिख दें, एलिंग मदर, बीमार। और या फिर एक सिंपल सिक मदर भी लिख सकते हैं, सिक थोड़ा सिंपल वर्ड है लेकिन कई बार सिक का मीनिंग मिसअंडरस्टूड हो सकता है, इसीलिए एलिंग लिखना समटाइम्स प्रेफर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि सिक को कई बार नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं कि मतलब आदमी मेंटली सिक है, इसका मतलब है वो, सिक का मतलब मेंटली बीमार आदमी जो होता है, ठीक है। तो कई बार उस तरीके से ले लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। टुमारो आपका एडवर्ब है, एंड कंजंक्शन है, विल बी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बी आपकी मेन वर्ब है, बैक वो वापस हो जाएगा, बैक यहाँ पे एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है। विथ इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है अ फ्यू डेज, डेज आपका नाउन है, अ फ्यू आपका डिटर्मिनर है। कौन से वाले पार्ट में एरर है, यू विल से सर इल वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, द एंग्री एट प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है बींग, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेफ्ट आउट, जिनको लेफ्ट आउट कर दिया गया ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द बोनेंजा। अब जैसे देखेंगे ना एंग्री लिख रखा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट में या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, ये एंग्री आपका सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। द एंग्री का मतलब या तो हो सकता है कि एंग्री पीपल, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एंग्री पीपल। अब आप कहोगे इज आपकी वर्ब है, पल्पेबल आपका एडजेक्टिव है, हम ये थोड़ी कहेंगे कि एंग्री पीपल पल्पेबल थे, नहीं, उनका जो गुस्सा था वो पल्पेबल था, वो इजीली समझ आ रहा था, जग जाहिर था। तो यहाँ पे एंग्री एक एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव की नहीं नाउन की जरूरत है, तो हम कहेंगे द एंगर, एंगर नाउन होता है आपका। ये आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरीके से सेंटेंस था, द वाइबल ऑफ लाइफ। अब वाइबल एडजेक्टिव होता है, हमें सब्जेक्ट के रूप में वाइबल नहीं वाइबिलिटी यानी कि नाउन की जरूरत थी, सो द वाइबिलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, कुछ इस तरीके से पूछा गया था। अमंग प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द एम्प्लॉइज, ऑफ प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द ऑर्गेनाइजेशन। ए ऑप्शन में आपका एरर हो जाएगा ये पार्ट में। इट इज सॉरी ही इज गुड एट प्लेइंग द गिटार, ही सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, गुड आपका एडजेक्टिव है, एट प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है प्लेइंग, प्लेइंग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द गिटार, क्योंकि गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आर्टिकल द आपका सही है। देन आपका कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, जैसे देखा कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन अगर हमने आ रखा है तो भैया इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री कहाँ है, कंपैरेटिव डिग्री तो है नहीं। अब कंपैरेटिव का गिटार का बना दूं, प्लेइंग का बना दूं या गुड का बनाऊं, आप कहोगे सर एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव डिग्री बनता है, इसीलिए गुड की जगह पे वी शुड यूज बेटर, ही इज बेटर एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर, अपने भाई से बेटर है वो, तो आप कहोगे आसानी से ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, पवन इज वेरी रिचर देन आकाश। अब आपको पता होना चाहिए कि देन जैसे आपने देखा कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, रिच आपका, रिचर तो ठीक है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए यू कैन नॉट यूज वेरी, वेरी हो गया, सो हो गया, ये कुछ एडवर्ब्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी, तो इसके अलावा सर टू, इसके अलावा एज, इवन हाउ, ठीक है, इनफ, ईटीसी, इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ओनली पॉजिटिव डिग्री, ओनली पॉजिटिव डिग्री, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के साथ किया जाता है। अब यहाँ पे तो कंपैरेटिव डिग्री है, दैट मीन्स वी शुड नॉट यूज वेरी। रिचर को एम्फेसाइज करने के लिए इफ वी वांट हम मच का यूज कर सकते हैं, हम फार का यूज कर सकते हैं, तो मच का कर सकते हैं, फार का कर सकते हैं, ये बहुत कॉमन है। कई बार अ लॉट का यूज भी कर लेते हैं इनफॉर्मल स्टाइल में, नॉट फॉर्मल स्टाइल, है ना। तो देन आकाश एज कंजंक्शन है, ही हैज इलिसिटली एक्यूमुलेटेड, ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, एक्यूमुलेटेड आपका मेन वर्ब है, इलिसिटली एक एडवर्ब है। एक्यूमुलेटेड का ऑब्जेक्ट है ऑल हिज वेल्थ, जितनी भी उसकी वेल्थ है, ये पूरी की पूरी कौन से वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में रहा है। पवन बहुत रिच है आकाश से, पता नहीं आकाश पवन ने इतना कहाँ से पैसा कमाया है ना। व्हेन कंजंक्शन आई सब्जेक्ट आस्क्ड आपकी वर्ब है, द गेस्ट उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। व्हेन आई आस्क्ड द गेस्ट, क्या पूछा मैंने गेस्ट से, व्हाट कंजंक्शन है, सी सब्जेक्ट है, वुड लाइक टू ड्रिंक, वह क्या पीना चाहेगी। सी रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, दैट के
सी प्रेफर्ड, अब प्रेफर्ड इसलिए आया क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। कॉफी देन टी, अब भैया प्रेफर वर्ब आ जाए या प्रेफरेबल एडजेक्टिव आ जाए, देन का नहीं टू का प्रयोग करते हैं, दैट्स क्वाइट सिंपल। आप कहोगे सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, फ्यूअर रेनफॉल। अब देखो वैसे तो ये डिटर्मिनर चैप्टर का पार्ट होता है फ्यू एंड लिटिल, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव में भी समटाइम आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे फ्यू और लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर और लेसर को यूज किया जाता है, लेस को यूज किया जाता है। तो ध्यान देंगे, लिटिल आपका अनकाउंटेबल नाउंस के लिए आता है, तो लिटिल इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउंस एंड फ्यू इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउंस। ठीक है, तो फ्यू प्लूरल के लिए, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। लिटिल की ही कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस एंड फ्यू की ही कंपैरेटिव डिग्री होती है फ्यूअर। अब आप खुद से बताइए, क्या कैन यू काउंट रेनफॉल? कि एक रेनफॉल, दो रेनफॉल? नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इसके साथ लेस का प्रयोग करेंगे, ना कि फ्यूअर। तो लेस रेनफॉल मीन्स आपकी वर्ब है लेस ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। अब एक्सीडेंट्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ लेस आएगा या फ्यूअर? आप कहोगे सर फ्यूअर का प्रयोग करेंगे, ना कि लेस। लेस रेनफॉल मीन्स फ्यूअर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द एक्सपर्ट्स रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई ऑन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट हाईवे सेफ्टी। आप कहोगे बाकी सब सही था, ए पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, आवर फर्स्ट ट्रिप वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन बट आवर सेकंड वन वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग। अब देखो भाई साहब, सुपरलेटिव डिग्री हो गई है द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। एक बात बताइएगा, नॉर्मली जब भी अगर आपको ऐसा हो कि एक सेंटेंस के अंदर हमें सेम एडजेक्टिव के लिए दो डिग्रीज का यूज करना है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है फर्स्ट टाइम में हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है और पॉजिटिव डिग्री से चेंज करके हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। यानी कि अगर एक एडजेक्टिव एक सेंटेंस में दो बार आ रहा है और दोनों के लिए अलग अलग डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो पहले पहले पॉजिटिव डिग्री और फिर हमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। जैसे हिज कंडीशन इज गेटिंग, फ्रॉम वर्स टू वर्स्ट लिखेंगे या बैड टू वर्स लिखेंगे? आप पाओगे सर बैड पॉजिटिव डिग्री एंड वर्स कंपैरेटिव डिग्री। सो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव का हमें ध्यान रखना है। सो पॉजिटिव से कंपैरेटिव की तरफ जाएंगे तो फ्रॉम बैड टू वर्स हमें लिखना पड़ता है। इसीलिए द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन हमने जैसे ही देखा, तो द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन आपका ऑलरेडी क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो बट आपका कंजंक्शन आ जाएगा। आवर सेकंड वन, ये आपकी सेकंड ट्रिप की बात होगी, सब्जेक्ट है वॉज इवन मोर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे मोर इंटरेस्टिंग यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है। क्या हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव की तरफ जाते हैं? द आंसर इज नो। हम जाते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव की तरफ। अगर पॉजिटिव से जाते हैं तो यहाँ पे मोस्ट, तो सुपरलेटिव को दिखा रहा है तो द मोस्ट की जगह पे हमें लिख देना चाहिए एन इंटरेस्टिंग वन। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा, ध्यान देंगे, जब भी मैं द मोस्ट लिखता हूं ना, द मोस्ट, इसका मतलब होता है मेरे भाई कि ये सुपरलेटिव डिग्री का पार्ट है। लेकिन अगर मैं कहीं पे अमोस्ट लिख दूं, आर्टिकल ए के साथ मोस्ट लिख दूं, तो मोस्ट का मतलब ही हो जाता है वेरी, और वेरी है इसका मतलब है ये सेंस देता है किसका? पॉजिटिव डिग्री का। यानी कि अगर मैं इतना बड़ा चेंज ना करूं और सिर्फ आर्टिकल द की जगह पे आर्टिकल ए लगा दूं, आवर फर्स्ट ट्रिप वॉज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, अ मोस्ट इंटरेस्टिंग वन का सेंस बनता है अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहें। इस पूरे को हटा के एन लगाना है वो भी ठीक है, आर्टिकल द को हटा के ए लगाना है, दैट कैन ऑल्सो वर्क। नेक्स्ट देखेंगे अगला सर आपका क्वेश्चन, इट इज ऑफ सिग्निफिकेंस कंसर्न। भैया इट सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है कंसर्न। कंसर्न अगर एक नाउन है तो इसके पहले एडजेक्टिव चाहिए। सिग्निफिकेंस भी एक नाउन है, इसीलिए सिग्निफिकेंट का यूज करेंगे, नॉट सिग्निफिकेंस। दैट कंजंक्शन है। द परव्यू आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द आईटी एक्ट 2000। हैज आपकी वर्ब है, जो परव्यू, दैट आपका कंजंक्शन है, द परव्यू आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, तो द परव्यू के हिसाब से हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। बीन एक्सपेंडेड, जिसको एक्सपेंड किया गया, पैसिव स्ट्रक्चर है, परव्यू को एक्सपेंड करा गया है। क्यों एक्सपेंड करा गया है? तो पर्पज बताने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू ब्रिंग, डिजिटल न्यूज उसका ऑब्जेक्ट है, डिजिटल न्यूज मीडिया आपका ऑब्जेक्ट है, अंडर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है इट्स रेगुलेटरी एम्बिट, विदाउट प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है लेजिस्लेटिव एक्शन। तो बाकी सब सही था सेंटेंस में, सिर्फ सिग्निफिकेंट आपको यूज करना था सिग्निफिकेंस की जगह पे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं नाउन वर्सेस एडजेक्टिव के पार्ट में।
अगला देख लेते हैं, द म्यूजियम डिस्प्लेड। द म्यूजियम आपका सब्जेक्ट है, डिस्प्लेड आपकी वर्ब है, और रेयर एंशियंट इजिप्टियन गोल्ड मास्क। अब जैसे ही आप देखेंगे ना, आप देखोगे मास्क आपका नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गोल्डन एडजेक्टिव है, इजिप्टियन आपका एडजेक्टिव है, एंशियंट आपका एडजेक्टिव है, रेयर आपका एडजेक्टिव है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स। तो काफी सारे एडजेक्टिव्स यहाँ पे यूज हुए। जब भी एक सिंगल नाउन के लिए हम मल्टीपल एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं, सो इन सच केस हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना होता है। एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर ऑर्डर? तो उसको याद रखने के लिए हम याद रखते हैं ऑसिस कॉम्प, AOSAS, ठीक है, COMP, ठीक है। ये वर्ड अगर आप याद रख लेंगे तो इससे क्या होता है, O से होता है ओरिजिन, S से होता है साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, ठीक है। ये वाला जो O है ये ओपिनियन को दिखाता है, मैंने शायद गलती से ओरिजिन बोल दिया था, ओपिनियन, ठीक है। दिस इज फॉर साइज, दिस इज फॉर एज, एज मतलब कोई चीज कितनी पुरानी है, नई है, कब की है, एंशिएंट है, कैसी है। दिस इज फॉर शेप, एंड दिस इज फॉर कलर, एंड दिस इज फॉर ओरिजिन, ओरिजिन कह सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो से नेशनैलिटी, एंड दिस इज फॉर मटीरियल। एंड पी के दो सेंस कह सकते हैं, समटाइम्स यू वुड फाइंड कि इसको पर्पस बोल देते हैं कुछ लोग, एंड सम पीपल से कि इट्स पार्टिसिपल्स, ठीक है। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स जो होते हैं, तो ये इस तरीके से यूज होता है। सो अब एक बार सारे एडजेक्टिव्स को देख लेते हैं, उसके बाद कैन अरेंज इट। सबसे पहले ब्यूटीफुल इज योर ओपिनियन, डेफिनेटली, ठीक है। एंशिएंट इज योर एज, ठीक है। इजिप्टियन आपका नेशनैलिटी या ओरिजिन को दिखा रहा है, ठीक है। सो दिस इज फॉर ओरिजिन, नेशनैलिटी वाला ओरिजिन। गोल्डन, गोल्डन क्या है, देखो जनरली गोल्ड लिखते हैं फॉर मटेरियल एंड गोल्डन फॉर कलर। सो गोल्डन इज फॉर कलर। वैसे तो कलर और मटेरियल ज़्यादा उसमें अलग होते नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली इसको कलर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि गोल्डन कलर होता है एंड गोल्ड मटेरियल होता है, ठीक है। और रेयर जो है इट इज़ ऑल्सो ओपिनियन, ये भी ओपिनियन होता है, ठीक है। और रेयर जनरली हम शुरुआत में ही रखते हैं, तो आप इसको ना सिंपल ऐसे रख सकते हैं। देखो बाकी सब तो आपका मैच कर रहा है। देखो सबसे पहले ओपिनियन को यहाँ ले आएंगे, तो मैं इसको ऐसे नीचे लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ अ रेयर ब्यूटीफुल, ठीक है। और आप चाहें तो इसको मतलब यू कैन राइट इट दिस वे एज वेल, अ ब्यूटीफुल रेयर, ठीक है। देखो ये ना एकदम हार्ड एंड फास्ट ऑर्डर भी नहीं होता है, ठीक है। रेयर, उसके बाद में क्योंकि ओपिनियन वाले आ गए हैं, साइज इसमें है नहीं, शेप इसमें है नहीं, अब एज है, एज है यानी कि एंशिएंट, ठीक है। एज आ गया है एंशिएंट, इसके बाद में शेप इसमें है नहीं, कलर इसमें है, सो एंशिएंट गोल्डन, ठीक है। उसके अलावा ओरिजिन है इजिप्टियन, इजिप्शियन, ठीक है। और उसके बाद में ओरिजिन हो गया, मटेरियल इसमें है नहीं और पर्पस इसमें है नहीं, मास्क। ये आपका पूरा का पूरा बन जाएगा इस ऑर्डर में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे, तो ए पार्ट में ही आपका एरर है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक क्राइसिस हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज इकोनॉमिकल ग्रोथ। द इकोनॉमिक क्राइसिस आपका सब्जेक्ट है। देखो ये दो शब्द होते हैं, वन इज इकोनॉमिक एंड द अदर इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक भी एडजेक्टिव है, इकोनॉमिकल भी एडजेक्टिव है। इकोनॉमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू इकोनॉमी, एंड इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, ठीक है, कंजूस आदमी। तो द इकोनॉमिक क्राइसिस आप कह सकते हैं, एकदम सही है, द क्राइसिस दैट वाज या दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है। हेड आपकी वर्ब हो गई, उसका ऑब्जेक्ट है अ सीवियर इम्पैक्ट, जिसमें से इम्पैक्ट नाउन है, सीवियर आपका एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल है। ऑन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द कंट्रीज इकोनॉमिकल ग्रोथ, ग्रोथ आपका अगर नाउन है तो इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे, नॉट इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो आप कहोगे बी पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। लीडिंग टू, अब देखो या तो इसको लीडिंग टू लिख लो, या इसको प्रॉपर पूरा खोल के विच लीड्स टू लिख दो, या विच लेड टू लिख दो, क्योंकि पास्ट की बात है। सो विच लेड टू, या रिड्यूस करके लीडिंग टू, ठीक है। टू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर होगा? तो द एरर इज डेफिनेटली इन द बी पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे आगे।
रघु डिड नॉट गेट द जॉब बिकॉज ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस इनफ फॉर द पोस्ट। अब देखो ये जो इनफ है ना, ये दो तरीके काम करता है, ठीक है। तो इनफ कैन बी अ डिटर्मिनर, ठीक है, ये एक डिटर्मिनर हो सकता है सेंटेंस के अंदर, एंड इट कैन ऑल्सो बी एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है जी। जब ये डिटर्मिनर होता है सो यूज्ड बिफोर नाउन, तो ये नाउन के पहले यूज होता है, ठीक है। जब ये एडवर्ब होता है यूज्ड आफ्टर, तो ये बाद यूज होता है किसके, या तो एडजेक्टिव के और या फिर एडवर्ब के, जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा उसके बाद में यूज होता है ना। लेट्स कम टू द पॉइंट। रघु सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब नेगेशन है, डिड के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी गेट, और उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द जॉब, बिकॉज आपका कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब नेगेशन है, इसके बाद बेस फॉर्म आ जाएगी हैव। हैव का ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ इनफ। अब एक्सपीरियंस नाउन है तो इनफ आपका क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर डेफिनेटली एक डिटर्मिनर होगा। अगर डिटर्मिनर होगा तो इनफ का यूज एक्सपीरियंस के पहले होगा, सो ही डिड नॉट हैव इनफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और फॉर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द पोस्ट, कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, आप कहोगे सर इस वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देख लेंगे अगला आपका क्वेश्चन। द प्रपोजल वाज इनफ डिटेल्ड। अब देखो डिटेल्ड आपका एडजेक्टिव है, तो इनफ का प्रयोग डिटेल्ड के बाद होना चाहिए, सो डिटेल्ड इनफ, ठीक है। सो द प्रपोजल सब्जेक्ट है, वाज आपकी वर्ब है, डिटेल्ड एडजेक्टिव है, इनफ आपका उसके लिए एक एडवर्ब है, 2+V1 आपका इन्फिनेटिव आ जाएगा। डिटेल्ड इनफ था। जनरली आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनफ के साथ में 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए, सो टू एड्रेस द कंसर्न्स, कौन से कंसर्न्स, कंसर्न्स विच वर रेज्ड, तो रिड्यूस करके पार्टिसिपल बना रखा है। बाई प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द कमिटी, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द इनिशियल रिव्यू। आप कहोगे सर कौन से पार्ट में एरर है, ए वाले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। द प्रपोजल इज वर्थ टू बी कंसिडर्ड। देखो वर्थ के साथ में आपको ध्यान रखना है, देखो एक तो वर्थ को हम 2-3 तरीके से लिखते हैं। एक तो वर्थ के साथ में इमीडिएटली वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है क्या, कि वर्थ आता है, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेना कि सबसे पहले क्या है, नाउन आएगा, फिर उसके बाद वर्थ आएगा, और जो भी इसकी वर्थ है फिर उसके बाद जो आएगा, जो भी इसकी वर्थ है, जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू, और वैल्यू के रूप में सामान्यतः वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान रख लेनी है वर्थ के साथ। तो द प्रपोजल इज वर्थ टू बी कंसिडर्ड नहीं होगा, वर्थ कंसिडरिंग, कंसिडरिंग। बाई प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द कमिटी, सिंस कंजंक्शन है, इट आपका सब्जेक्ट है, इट एड्रेसेस, ये एड्रेस करता है क्या, सेवरल लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज, कई सारे लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को, जो कि हैं विच आर रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, टू प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है बजट एलोकेशन। तो द प्रपोजल इज वर्थ, वैसे ना अगर आपको पैसिव सेंस ही चाहिए, जैसे आगे बाई द कमिटी लगा रखा है ना, तो पैसिव सेंस ही लेना है ना, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, वर्थ बीइंग कंसीडर्ड। बीइंग आईएनजी फॉर्म हो गई और उसके बाद में कंसीडर्ड लिखते हैं, वर्थ बीइंग कंसीडर्ड, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। जनरली वो कंसीडरिंग डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पैसिव सेंस है तो इट इज बेटर कि हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज करें, ठीक है। जैसे हम कई बार बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इट इज़ अ बुक वर्थ रीडिंग, एग्जाम में ऐसे लिखा आएगा कि इट इज़ अ वर्थ रीडिंग बुक, तो वर्थ रीडिंग बुक नहीं होता है, इट इज़ अ बुक वर्थ रीडिंग, ठीक है। हम कह सकते हैं इट इज़ अ बुक वर्थ ₹1000, तो जो भी उसकी वैल्यू होती है ना, इस तरीके से लिख देते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, द मैनेजर गेव अ मोर बेटर एक्सप्लेनेशन। भाई मोर भी आ रखा है, बेटर भी, डबल कंपैरिजन हो रखा है, डबल कंपैरिजन यूज नहीं करते हैं। सो द मैनेजर सब्जेक्ट है, गेव आपकी वर्ब है, अ बेटर एक्सप्लेनेशन। अब आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल कैसे आ गया है, तो एक्सप्लेनेशन आपका नाउन है, बेटर आपका एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल ए आएगा, ऑब्वियस सी बात है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके साथ आर्टिकल आएगा, ठीक है। ऑफ प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द रिवाइज्ड पॉलिसी, टू प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट, मतलब टू प्रपोजिशन नहीं है, 2+V1, टू इंश्योर व्हाट, क्लैरिटी एंड कंप्लाइंस अक्रॉस प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है ऑल डिपार्टमेंट्स। ये पार्ट में एरर है, ये वाले में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला। डबल कंपैरेटिव नहीं लगाते, एक ही एडजेक्टिव के लिए 2 बार कंपैरेटिव नहीं करना है। द नोबल, कौन सा नोबल है, एम्बर्स हैज अ कैप्टिवेटिंग प्लॉट, इसका जो प्लॉट है वो कैप्टिवेटिंग है,
एंड बिगिंस विथ अ सीनियर आर्मी ऑफिसर, एक सीनियर आर्मी ऑफिसर के साथ शुरू होता है, प्रिपेयरिंग टू रिसीव, जो कि बेसिकली प्रिपेयर कर रहा होता है टू रिसीव क्या, अ रेयर विजिटर, और जो कि अपने आप में क्या है, अ मैन हु हैज वंस हिज क्लोजर फ्रेंड। अब जैसे ही आप देखेंगे ना भाई, तो द नोबल एम्बर्स हैज अ कैप्टिवेटिंग प्लॉट एंड बिगिंस, और वो शुरू होता है विथ अ सीनियर आर्मी ऑफिसर, जो कि प्रिपेयर कर रहा होता है रिसीव करने के लिए एक रेयर विजिटर को। वो रेयर विजिटर क्या है, एक मैन है, हु हैज वंस बीन हिज क्लोजर फ्रेंड। अब देखो इसमें एडजेक्टिव का वो नहीं है, हैज एक वर्ब है जिसके लिए ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है, तो अ क्लोजर फ्रेंड उसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा। हम ये थोड़ी कहेंगे कि उसके पास में एक क्लोजर फ्रेंड था, नहीं, कायदे से तो हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए, हु हैज वंस बीन, वह रह चुका है क्या, हिज क्लोजर फ्रेंड ना लिख के क्लोज फ्रेंड लिखना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। क्लोज फ्रेंड, क्लोजर फ्रेंड तो तब लिखते हैं जब दो फ्रेंड है, ये भी क्लोज फ्रेंड है, ये भी है, ये थोड़ा ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, तो क्लोजर तब लिखते हैं। तो एक तो इसमें हैज बीन लिखना चाहिए, और दूसरा इसमें क्लोज फ्रेंड लिखना चाहिए, ना कि क्लोजर फ्रेंड, ठीक है। सो क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड यानी कि निकट मित्र जो होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, सी इज द मोस्ट सुपीरियर कैंडिडेट। अब भाई देखो, सुपीरियर अपने आप में एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि हाई डिग्री को दिखाता है। अगर पहले से हाई डिग्री है तो ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाते हैं। नॉन ग्रेडेबल हैं तो इनके साथ में मोस्ट वगैरह का प्रयोग अपन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। सी इज द सुपीरियर कैंडिडेट फॉर द रोल, और वैसे द न लगा के अगर हम आर्टिकल ए भी लगाएंगे ना तो इट इज बेटर। सो सी इज अ सुपीरियर कैंडिडेट फॉर द रोल, गिवन, गिवन यानी कि बिकॉज ऑफ, अगर देखा जाए तो हर एक्सपीरियंस एंड लीडरशिप क्वालिटीज इन क्राइसिस मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखेंगे आगे, सी वॉज डैश चॉइस ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। सी वॉज डैश चॉइस। अब देखो, यूनैनिमस भी अपने आप में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रेड्स पॉसिबल नहीं है, कि कम है ज़्यादा है, कंपेयर आपस में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नॉन ग्रेडेबल होते हैं तो एक तो वेरी का यूज नहीं करते हैं, दूसरा इनके साथ में मोर और मोस्ट का प्रयोग भी हम नहीं करते हैं। तो यूनैनिमस भी नॉन ग्रेडेबल है। अगर यूनैनिमस भी नॉन ग्रेडेबल है तो इसका मतलब है मोर वाला एलिमिनेट और मोस्ट वाला एलिमिनेट। अब हमें देखना है, सी वॉज अ यूनैनिमस चॉइस ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, या फिर सी वॉज द यूनानिमस चॉइस ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। अब वैसे देखो कायदे से ना बोथ कैन वर्क, लेकिन क्योंकि यूनानिमस चॉइस जनरली एक ही होती है, सो सी वॉज द यूनानिमस चॉइस ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, किसी पर्टिकुलर कमिटी के चॉइस की बात कर रहे हैं, तो द इज बेटर। आई एम नॉट सेइंग कि अ यूनानिमस कंप्लीटली गलत होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में टीम उधर इधर कर देती है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द फॉर्मेशन, किस चीज का फॉर्मेशन, तो ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द सोलर सिस्टम। द मून आपका सब्जेक्ट है, जिसमें से मून एक क्योंकि हेवनली बॉडी है तो आर्टिकल द रखा है। विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, वॉज आपकी वर्ब है। ऑल्सो अ मीटियोर, जो कि एक मीटियोर भी है, विच वॉज ऑल्सो अ मीटियोर, ठीक है। ग्रीव आपका वर्ब है। मोर बिगर, अब देखो वैसे देखोगे देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आएगी, लेकिन बिगर अगर अपने आप में कंपैरेटिव है तो मोर लगाने की जरूरत आपको नहीं है। तो ग्रीव बिगर देन एनी अदर मीटियोर, अदर इसलिए आया है क्यों, क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि बिगर कंपैरेटिव है तो बाकी मीटियोर से उसको अलग करना है, क्योंकि वो खुद भी मीटियोर का पार्ट है। तो एनी मीटियोर लिख देते तो मून का कंपैरिजन मून से भी हो जाता, तो गलत हो जाता। तो कौन से वाले पार्ट में आप एरर मार्क करोगे, डी वाले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, वी आर कॉन्फिडेंट दैट, वी सब्जेक्ट है, आर आपकी वर्ब है, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, दैट कंजंक्शन है, द स्टेप्स आपका सब्जेक्ट है। कौन से स्टेप्स की बात कर रहे हैं, द स्टेप्स, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि हिडन है यहाँ पे, ठीक है। वी सब्जेक्ट है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, टेकन आपकी मेन वर्ब है, वी हैव टेकन। क्यों टेकन, क्यों स्टेप्स लिए हमने, ठीक है। एक बार इनसे बात करके ऑफिस बुला लेना है ना, ये संदीप भाई हैं, ठीक है। सो वी हैव टेकन, वाई, टू अट्रैक्ट व्हाट, टैलेंटेड पीपल, हमें अट्रैक्ट करने हैं टैलेंटेड पीपल, एंड और क्या करना है, बिल्ड करना है एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टेप्स हैं वो विल इंश्योर करेंगे वी रिमेन प्रॉफिटेबिलिटी। अब जैसे आप देखोगे ना, एक बार फिर से देखेंगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, वी सब्जेक्ट है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, टेकन आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। क्यों लिए गए वो स्टेप्स, तो अट्रैक्ट करने के लिए। क्या अट्रैक्ट करना है, टैलेंटेड पीपल, पीपल नाउन है, टैलेंटेड एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड और क्या और क्या करना है हमें, जैसे अट्रैक्ट आपकी V1 है वैसे ही बिल्ड आपकी V1 है। दो इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर जब एंड वगैरह से जोड़ते हैं तो दूसरे वाले के साथ सामान्यतः टू नहीं लगाते हैं, तो टू नहीं लगा रखा है। बिल्ड करना क्या चीज, अ सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन, एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन।
और जो द स्टेप्स देखो, दैट कंजंक्शन था, द स्टेप आपका सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट के लिए वर्ब आ जाएगी विल इंश्योर, विल हेल्पिंग वर्ब, इंश्योर आपकी मेन वर्ब। क्या इंश्योर करेंगे, तो दैट यहाँ पे कंजंक्शन है जो कि आपका हिडन है। वी सब्जेक्ट है, रिमेन आपकी वर्ब है, रिमेन आपकी लिंकिंग वर्ब होती है भाई। और लिंकिंग वर्ब के बाद में सामान्यतः हम क्या लिखते हैं, आप कहोगे सर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ सकता है, कोई नाउन आ सकता है या कोई एडजेक्टिव आ सकता है। लेकिन वी रिमेन प्रॉफिटेबिलिटी, हम कोई वस्तु बन जाए, प्रॉफिटेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट, वी शुड रिमेन प्रॉफिटेबल। भाई हमें क्या है, मैं क्या कहूंगा, आई एम ऑनेस्टी या आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। मैं क्या कहूंगा, मान लीजिए मैं गुस्से में हूं, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम एंगर, नो, आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूं। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति दयालु है, तो मैं क्या कहूं, ही इज काइंडनेस, नो, ही इज काइंड। तो आपको एडजेक्टिव और नाउन के बीच का डिफरेंस समझना है। तो यहाँ पे भी हम ये कह रहे हैं कि वी, मतलब ये इंश्योर करना है कि हम प्रॉफिटेबल रहें। सो प्रॉफिटेबल एडजेक्टिव की जरूरत है, ना कि नाउन की। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल, तो डी पार्ट में आपका एरर बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, सिंस इमेमोरियल टाइम द, वैसे सिंस टाइम इमेमोरियल लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेना, सिंस टाइम इमेमोरियल द विलेजर्स सब्जेक्ट है, लिविंग आपका पार्टिसिपल है। द विलेजर्स, कौन से विलेजर्स, द विलेजर्स लिविंग नियर द एंशियंट टेम्पल। अब देखो यहाँ पे भी देखेंगे, लिविंग आपका एडजेक्टिव है, लेकिन पीछे क्यों लिखा है, क्योंकि नियर का रिलेशन लिविंग से है। रहते थे पास में, किसके पास में, द एंशियंट टेम्पल, एक एंशियंट टेम्पल के पास में। ठीक है, सो नियर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द एंशियंट टेम्पल। अब क्योंकि विलेजर सब्जेक्ट था तो इसके हिसाब से वर्ब आ जाएगी हैव। हैव आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फॉलोड आपकी मेन वर्ब है। हैव फॉलोड, कैसे फॉलो किया है, फेथफुली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। किसको फॉलो किया है, दिस सैक्रेड रिचुअल, इस सैक्रेड यानी कि पवित्र रिचुअल को, विदाउट प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है एवर क्वेश्चनिंग इट्स मिस्टीरियस ओरिजिन और पर्पज। बिना इसके मिस्टीरियस, मतलब बिना क्वेश्चन करे, विदाउट एवर क्वेश्चनिंग इट्स मिस्टीरियस, इसका जो ओरिजिन जो कि मिस्टीरियस है, और जो इसका पर्पज है। सो सिंस टाइम इमेमोरियल, तो ये टाइम इमेमोरियल वाले में ही इन्होंने एरर मार्क किया होगा फिर, तो इसको ही एरर दे रखा है टीम ने, तो ये आपका करेक्ट, इमेमोरियल टाइम नहीं होता, टाइम इमेमोरियल होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा फ्रेज है जहाँ पे नाउन पहले आता है और एडजेक्टिव पीछे आता है। ये फिक्स्ड फ्रेज है, आप इसको याद रख सकते हैं। टाइम इमेमोरियल अपन लिखते हैं, ना कि मेमोरियल, मतलब इमेमोरियल टाइम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपका एरर है। नेक्स्ट देखेंगे आगे भाई। ठीक है, बाकी तो कोई एरर इसमें है नहीं। अगला देख लेते हैं। द न्यू प्रोडक्ट दैट वॉज लॉन्च्ड बाई देम लास्ट मंथ इज डिफरेंट एंड चीपर देन इट्स प्रीवियस वर्जन। द न्यू प्रोडक्ट आपका सब्जेक्ट है, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लॉन्च्ड, जिसको लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, तो बाई प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है देम। कब लॉन्च किया गया था, लास्ट मंथ आपका एडवर्ब है। द न्यू प्रोडक्ट आपका सब्जेक्ट था, तो इसके लिए वर्ब आ जाएगी इज, और वो क्या है, डिफरेंट है। एंड आपका कंजंक्शन है, एंड के पहले एक एडजेक्टिव है तो एंड के बाद में भी एक एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये है कि एंड के पहले पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और एंड के बाद कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। सामान्यतः हम मान के चलते हैं कि दोनों एडजेक्टिव सेम फॉर्म में होने चाहिए, लेकिन भैया डिफरेंट की तो कंपैरेटिव डिग्री पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर डिफरेंट को पॉजिटिव, मतलब कंपैरेटिव में नहीं लिख सकते हैं, तो फिर सही कैसे होगा ये सेंटेंस। तो देखो दी, ये चीपर है, इसके साथ देन एकदम करेक्ट है। अब अगर डिफरेंट को पॉजिटिव डिग्री में लिखना मेरी मजबूरी है, तो मुझे ये भी ध्यान देना है कि डिफरेंट के साथ में देन ना काम कर पाए। अब भैया डिफरेंट के साथ में हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, फ्रॉम। जैसे चीपर एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो इसके साथ देन आना जरूरी है, वैसे ही डिफरेंट एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव और इसके साथ में पेयर बनाने के लिए फ्रॉम का आना जरूरी है। अब फिर से आपको वही धर्म संकट लग सकता है कि सर फ्रॉम को यहाँ लगाऊं तीसरे पार्ट में या दूसरे में। तो फ्रॉम किसके लिए आया है, एंड के लिए कि डिफरेंट के लिए, आप कहोगे डिफरेंट के लिए, तो डिफरेंट वाले पार्ट में ही लगाओ, यानी कि जो दूसरा वाला पार्ट है उसी में एरर है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, ये ध्यान रखेंगे अगर ये इस तरीके से आएगा तो। अमंग डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन द फॉर्मर ऑलवेज प्लेज। अब वैसे ना अमंग की जगह पे यहाँ पे बिटवीन आता है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जब चीज़ों को अलग अलग हम नेम देते हैं ना, तो जनरली बिटवीन इज प्रेफर्ड, ना कि अमंग। तो टीम ने थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाने में गड़बड़ कर रखी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो बिटवीन डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, द फॉर्मर ऑलवेज प्लेज
अ मोर क्रूशियल रोल। अब जैसे ही आप देखते हैं ना, सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें हैं। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं जब हम 2 में से 1 की बात कर रहे हों। जैसे 2 हैं, अगर मैं लिखता बिटवीन डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन या बिटवीन डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। तो जब 2 में से 1 को चूज़ करना होता है, तो बेसिकली मैं लिखता द फॉर्मर या फिर द लेटर, बाद वाले के लिए लेटर और पहले के लिए फॉर्मर। अब आप कहोगे 3 है तो फॉर्मर तो नहीं लगा सकते, तो फिर क्या लिखेंगे? 3 है तो फर्स्ट लिख दो। द फर्स्ट ऑलवेज प्लेज अ मोर क्रूशियल रोल। अब देखो, वैसे तो मोर क्रूशियल भी जनरली हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन इन्होंने लिख रखा है, तो ये भी वैसे सही नहीं है। ठीक है, तो बिटवीन डिसिप्लिन डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, द फर्स्ट always plays a crucial role in shaping success, according to the mentor who was addressing the aspirants during the seminar। और ये बात किसके अकॉर्डिंग कही गई है? वो जो मेंटर था, जिसके जो बेसिकली एड्रेस कर रहा था एस्पिरेंट्स को उस सेमिनार के दौरान। तो इसमें टीम ने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी है। यहाँ पे एक तो फॉर्मर ना आके फर्स्ट आना चाहिए, क्योंकि 3 में से पहले को चूज करने के लिए फॉर्मर नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको दोनों में से एक एरर ही मार्क करना है, मान लीजिए यही प्रीवियस ईयर में आ जाए, तो मैं कहूँगा कि इसको फिर भी चल जाने देना, क्योंकि हो सकता है उन्होंने दोनों चीज़ों को एक साथ मान रखा हो, डिसिप्लिन डेडिकेशन या कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़े थोड़े इसमें ज़्यादा एरर रह गए, बट कोई बात नहीं है। फर्स्ट आएगा, बिटवीन आएगा और मोर नहीं आएगा। 3 पार्ट में एरर है, एक ही पार्ट ऐसा था जिसमें एरर नहीं है, कोई बात नहीं। देखो, अ स्किलफुल एडवर्टाइजर मे बी एबल टू क्रिएट प्रैक्टिकली अ मोनोपोली फॉर हिमसेल्फ। अ स्किलफुल एडवर्टाइजर सब्जेक्ट है, मे हेल्पिंग वर्ब है, बी आपकी मेन वर्ब है, एबल आपका एडजेक्टिव है, 2 + V1 आ जाता है इसके बाद। टू क्रिएट व्हाट, तो आप पाओगे अ मोनोपोली। और अ मोनोपोली को एम्फेसाइज करने के लिए प्रैक्टिकली आपका एक एडवर्ब आ रखा है। और प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है हिमसेल्फ। ठीक है, और ऐसा वो क्यों कर पाएगा? नॉट बिकॉज, अगर यहाँ नॉट बिकॉज है तो आगे बट बिकॉज जरूर आएगा। हिज प्रोडक्ट सब्जेक्ट है इज सुपीरियर टू। अब जैसे आपने देखा ना, सुपीरियर टू तो एक प्रेपोजिशन है, सुपीरियर टू व्हाट? क्या आगे कुछ दे रखा है? नहीं, हो सकता आगे दे रखा हो, देख लेते हैं। बट बिकॉज, तो नॉट बिकॉज बट बिकॉज ही हैज सक्सीडेड इन इंड्यूसिंग। सक्सीड के साथ इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है इंड्यूसिंग। इंड्यूसिंग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा पीपल, और किस चीज के लिए? टू बिलीव दैट इट इज। तो भाई अगर ये टू लिखा है तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? कई बार हम इस चीज को लेकर ना रट्टा मार लेते हैं, सुपीरियर के साथ टू आएगा, इंफीरियर के साथ टू आएगा। बेटा टू के साथ लिखेंगे भी तो सही। मैं क्या ऐसे लिख दूं, राधिका इज सीनियर टू? सीनियर टू हुम? सीनियर टू हुम? ऐसे ही सुपीरियर टू व्हाट? किस चीज से सुपीरियर है? मैं ये कह सकता हूं दिस मार्कर इज सुपीरियर, या मैं ये कह सकता हूं कि दिस मार्कर इज सुपीरियर टू दिस मार्कर, मतलब दिस मार्कर इज सुपीरियर टू दैट मार्कर। तो जब 2 चीजें होंगी तो टू लगाएंगे ना, तो टू का यहाँ को कोई सेंस नहीं बनता। सी पार्ट जो है आपका उसमें एरर आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, बस कुछ क्वेश्चंस और हैं। टुडे आवर कंट्री इज इन अ फार गुड कंडीशन देन इट वाज। अब जैसे ही आपने देखा भैया देन आ रखा है, तो फार गुड नहीं, फार बेटर कंडीशन अपन को लिखना चाहिए, ना कि फार गुड। अब ये तो सिंपल है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं इस पर। तो कौन सा वाला पार्ट में एरर है? बी वाले में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका। माई फादर इज कंपैरेटिवली बेटर। देखो, जब भी आपके सेंटेंस में कंपैरेटिवली या रिलेटिवली आ जाए, तो इनके साथ में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ना कि कंपैरेटिव। लेकिन आगे फिर भी देन आ रखा है, तो देन के केस में हमारे लिए बेटर होता है कि इस कंपैरेटिवली को हटा दो। माई फादर इज बेटर टुडे देन ही वॉज यस्टरडे। तो या तो कंपैरेटिवली को हटा देते हैं, या फिर हम कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के साथ में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। काउज आर अमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, नन सोज मोर पैशनेट टेंडरनेस टुवर्ड्स देयर यंग। अब बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। काउज सब्जेक्ट है, आर आपकी वर्ब है, अमंग्स्ट आपका प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नन आपका एक प्रोनाउन है। अब एक बात बताइए, नन सोज मोर पैशनेट टेंडरनेस। मोर पैशनेट यानी कि काउ से ज्यादा पैशनेट टेंडरनेस। एक बात बताओ, अगर कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए एक कंडीशन बताई थी, क्या? एक्सक्लूजन। नन का मतलब तो भैया काउ भी तो शामिल है नन में। तो ऐसे केस में हमें सामान्यतः अकेला नन नहीं, नन अदर सोज लिख दो या तो।
या फिर आप ये लिख सकते हैं कि नो अदर एनिमल, नो अदर एनिमल shows more passionate tenderness towards their young। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है एक, ठीक है। लेकिन आगे क्योंकि देयर आ रखा है, तो देयर को देख के आपको लगेगा कि सर फिर नो अदर एनिमल से तो इट्स यंग होना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि नन अदर सोज की जगह पे सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि अदर एनिमल्स डू नॉट शो, वो नहीं दिखाते हैं मोर पैशनेट टेंडरनेस टुवर्ड्स देयर यंग, ठीक है। और सिंपल लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे कि नो अदर एनिमल्स, ये करना भी पॉसिबल है। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, नन की जगह पे नो अदर एनिमल्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नो के साथ में प्लूरल नाउन भी आ जाता है, सिंगुलर नाउन भी आ जाता है, अनकाउंटेबल नाउन भी आ जाता है, फिर सोच की जगह सो कर देना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ वे। तो कौन से वाले पार्ट में एरर आ जाएगा आपका, इस वाले पार्ट में। अच्छा क्वेश्चन है, कई जगह पे आपको इसका आंसर ऐसा मिलेगा कि नन, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स के लिए आया, एनिमल्स के लिए आया, तो नन के साथ में प्लूरल नाउन का यूज किया, मतलब प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, बट वो इनकम्प्लीट आंसर है। प्लूरल वर्ब आएगी, दैट इज करेक्ट, क्योंकि देयर आ रखा है आगे, लेकिन प्लूरल वर्ब आने के साथ साथ में अदर का यूज भी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस आपका अभी भी अधूरा रह जाएगा। इकोनॉमिस्ट्स हैव डिक्लेयर्ड दैट 2020 ग्रेजुएट्स विल फेस द वर्स्ट जॉब डिप्रेशन। अब जैसे ही आपने देखा ना भाई, वर्स होता है अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री, और अपन को यहाँ पे क्या चाहिए, हम कह रहे हैं कि जो 2020 के ग्रेजुएट है ना, क्योंकि उस टाइम पे कोविड हुआ था, इनको सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो जॉब डिप्रेशन यानी कि जो जॉब की कमी है वो फेस करनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डिक्लेयर्ड आपकी मेन वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, 2020 ग्रेजुएट्स आपका सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, फेस आपकी मेन वर्ब है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है ना, क्या फेस करेंगे, तो आप पाओगे जॉब डिप्रेशन, आपका उसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा जॉब डिप्रेशन की बात है, सो वी नीड अ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमें एक सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की जरूरत है। सो वर्स की जगह पे इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, वर्स्ट होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंस आपका प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द ग्रेट डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द कोविड-19 पैंडेमिक, कौन सा वाले पार्ट में एरर आ जाएगा, तो आप कहोगे सर इस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। सी इज डैश एट मेकिंग राउंड अबाउट स्टोरीज देन आंसरिंग, भैया देन आ रखा है तो कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। कितने कंपैरेटिव डिग्री वाले, एक यही है। मोर गुड कुछ नहीं होता है, गलत होता है, ठीक है, बेटर होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, एवरी पर्सन नो मैटर वेदर ही इज पुअर और रिच, एवरी पर्सन आपका सब्जेक्ट है, नो मैटर वेदर ही इज पुअर और रिच, पावरफुल और वीक, फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो गरीब है या अमीर है, वो बेसिकली क्या हो जाता है, एवरी पर्सन बिकम्स। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है क्लोज एंड क्लोज टू डेथ। एक बात बताओ, जैसे ये इंसान है, ठीक है, इंसान का जीवन का काल है, यहाँ पे उसका जन्म होता है, और यहाँ पे उस आदमी की मृत्यु होती है, ठीक है। हर दिन के साथ में वो उसके और पास हो रहा है, अभी भी पास में ही है, ज़्यादा दूर थोड़े ना है, अगले दिन के साथ में और पास हो रहा है, अगले दिन के साथ में और पास हो रहा है, 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 ऐसे ही करके। यानी कि आप कह सकते हैं कि ही इज गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव डिग्री का नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना, इसीलिए क्लोजर एंड क्लोजर लिखना आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन से वाले पार्ट में एरर है मेरे भाई, तो आप पाओगे कि ये जो क्लोज वाला पार्ट है इसमें एरर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, अ टीम ऑफ रिसर्चर्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू फाइंड द हिडन ट्रेजर। तो अ टीम ऑफ रिसर्चर्स आपका सब्जेक्ट है, वैसे टीम ऑफ रिसर्चर्स के साथ इज का यूज करना इज अ बेटर स्ट्रेटजी। इज ट्राइंग, क्या ट्राई कर रहे हैं, वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, टू फाइंड, फाइंड करने का क्या, द हिडन ट्रेजर। अब देखो हिडन ट्रेजर लिखना सही है वैसे तो, लेकिन आगे इन प्लस उसका ऑब्जेक्ट आ रखा है, तो ट्रेजर इन द फॉरेस्ट या हिडन इन द फॉरेस्ट। तो जनरली आप पाओगे कि सर हमें कहना चाहिए कि आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू फाइंड द ट्रेजर, और कौन सा ट्रेजर, द ट्रेजर हिडन इन द फॉरेस्ट। तो यानी कि हिडन बाद में आना चाहिए, फॉरेस्ट अब मतलब ट्रेजर पहले, हिडन बाद में, क्योंकि हिडन से रिलेटेड है इन द फॉरेस्ट मैनी डिकेट्स एगो, जिसको कई डिकेट्स एगो पहले छिपाया गया था। आगे देखेंगे अगला, द साइंटिस्ट डिस्क्राइब्ड द डिस्कवरी एज द मोस्ट यूनिक एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट। अब जैसे ही देखोगे ना, द साइंटिस्ट सब्जेक्ट है, डिस्क्राइब्ड आपकी वर्ब है,
और उसने किस चीज़ को डिस्क्राइब किया? डिस्कवरी को। डिस्क्राइब के साथ में अबाउट लगा के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गलत होता है जो कि। एज आपका preposition, इसका ऑब्जेक्ट है द मोस्ट यूनिक। यूनिक अपने आप में कैसा एडजेक्टिव है? जो कि नॉन ग्रेडेबल है, एक्सट्रीम डिग्री को दिखाता है, तो इसके साथ मोस्ट नहीं लगा सकते हो। एज द मोस्ट, मतलब एज और द भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर सुपरलेटिव हट गया तो एज अ यूनिक एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट। और वैसे आर्टिकल ए लगाओ ही मत, एज यूनिक एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट। आर्टिकल ए इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि पीछे कोई नाउन ही नहीं है, नाउन ही नहीं है तो आर्टिकल छोड़ दो। बिकॉज कंजंक्शन है, नो सिमिलर फिनोमिनन, ऐसा कोई भी और फिनोमिनन, सिमिलर फिनोमिनन हैड एवर बीन रिकॉर्डेड बिफोर, ऐसा कोई भी और रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो नो सिमिलर फिनोमिनन हैड एवर बीन रिकॉर्डेड बिफोर। वैसे यहाँ पे भी नो अदर सिमिलर लिख देते हैं तो और अच्छा रहता है, बाकी सिमिलर से पता चल जाएगा कि इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसके जैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पाओगे कि अदर के बिना चल जाएगा, अदर होता तो और भी बेहतर रहता। तो कौन से वाले पार्ट में आ रहा है? यूनिक वाले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला। ही इनहेरिटेड एन एंटीक स्मॉल सिल्वर फ्रेंच बॉक्स। अब देखो वही ऑसिस को हम थोड़ी देर पहले आपको बताया था। एंटीक आपका एज है, स्मॉल आपका साइज है, सिल्वर आपका मटेरियल स्लैश कलर आप मान सकते हो, फ्रेंच आपका ओरिजिन है, ठीक है। आ जाओ जी। सबसे पहले क्या आता है? ओ, मतलब ये साइज पहले आएगा, तो सबसे पहले तो आपका इसमें साइज आना चाहिए, तो स्मॉल वाले ऑप्शन को खोजना है, ये गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। स्मॉल है, फ्रेंच आपका क्या आ गया? तो आप पाओगे कि सर एज आपका पहले आएगा ना कि ये वाला, तो आप पाओगे कि स्मॉल आ गया, एज आ गया, और आपका ओरिजिन आ गया, और लास्ट में मटेरियल आ गया, ठीक है। देखो अगला देखेंगे नेक्स्ट। द एंशियंट फोर्ट लोकेटेड ऑन द हिल टॉप इज अ हिस्टोरिकल साइट वर्थ टू एक्सप्लोर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्थ के साथ क्या आता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, सो वर्थ एक्सप्लोरिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला आपका क्वेश्चन है, सी प्राउडली सोड हर फ्रेंड्स द लेटेस्ट मॉडल ऑफ हर स्मार्टफोन विच हैड जस्ट बीन released with advanced features that no earlier version possessed। तो देखो सी सब्जेक्ट है, प्राउडली आपका वर्ब है, सोड आपका क्या है? मतलब प्राउडली एडवर्ब है, सोड आपकी वर्ब है। सी सोड, और कैसे शो किया? प्राउडली आपका एडवर्ब है। किसको शो किया? हर फ्रेंड्स। क्या शो किया है? द लेटेस्ट मॉडल। और किस चीज़ का लेटेस्ट मॉडल? तो ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है हर स्मार्टफोन। विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट एडवर्ब है, बीन रिलीज्ड जिसको अभी अभी रिलीज किया गया है, और कैसे रिलीज किया गया है? विथ एडवांस्ड फीचर्स दैट नो अर्लियर वर्जन पजेस्ड, जो कि किसी भी अर्लियर वर्जन ने पजेस नहीं करे थे। आप कहोगे सब सही है, सब सही है, तो नो एरर आपका करेक्ट आंसर है। बाकी मेरे भाई अगर आपको कंप्लीट ढंग से बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को पढ़ना है, समझना है, सीखना है, तो आप हमारे ये कुछ मैं ऑप्शंस दे देता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं कहूँगा यार बीओडी बैच आपको ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सॉलिड कंटेंट है, बहुत क्वालिटी कंटेंट है। आप जब भी इससे पढ़ोगे आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, ठीक है। तो 3.0 बैच लीजिए, इसमें प्रैक्टिस भी मिलेगी आपको, सब कुछ मिलता है, 699, और भाई लाइफ टाइम वैलिडिटी, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा लाइव बैच भी आता है, आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी भाई बेसिक्स की वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत अच्छी है। और बाकी वोकैब पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे डेली, उससे भी अगर आप वोकैब पढ़ते हो तो आपकी वोकैब कंप्लीट कवर हो जाएगी। टेलीग्राम पे इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स, इस क्लास की सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश टेलीग्राम का नाम है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लेना। बाकी किताबें चेकआउट करनी है तो भाई रामबाण हो गया, अभ्यास्त्र हो गया, जैसे इस चैप्टर की और प्रैक्टिस करनी है ना, अभ्यास्त्र से करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए, बहुत जानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इससे प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा मेरे भाई ये सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स आप ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।